ओके, तो जिनके मॉक टेस्ट 15 में जो भी क्वेश्चन डाउट है वो आप भेजिए, ट्राई करते हैं, ठीक है ना। ठीक है, तो जिन लोगों ने ट्राई किए हैं ग्रुप में भेजिए, ट्राई करते हैं। क्या भाई है? ओके, क्वेश्चन नंबर 1 2 5 10 11, ठीक है। 1, तो 1 कह रहा है आपको ओके कि द वैल्यू ऑफ द लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी x की पावर n प्लस n x की पावर n माइनस 1 प्लस 1 और e की पावर बॉक्स x। अच्छा, ओके, तो अभी क्या है, देखिए अभी है x की पावर n प्लस nx प्लस e है ना। ओके, क्या होगा यहाँ पे, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर x टेंड्स टू इंफिनिटी होगा तो बॉक्स x टेंड्स टू व्हाट, इंफिनिटी ना। हाँ, क्योंकि x बहुत लार्ज है तो उसका जो नियर का इंटीजर होगा, है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x, मतलब जस्ट लेस इंटीजर, है ना, तो वो भी ऐसा होगा। ओके, तो यहां से एक्चुअली क्या है आपके पास, यहां आप क्या कर सकते हैं एक्चुअली, देखो यहां सिंपल एक लॉ ऐसा है कि न्यूमरेटर पॉलिनोमियल टर्म है, डिनोमिनेटर एक्सपोनेंशियल टर्म है, और किसका रेट ऑफ, मतलब कौन सा टर्म डोमिनेटिंग है, मतलब कौन ज्यादा जल्दी इंफिनिटी को अप्रोच करता है, एक्सपोनेंशियल। क्योंकि अगर हम ऐसा करें, अगर आप इसको ब्रेक करना भी चाहो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को, तो हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे कि डिफरेंशिएबल तो ऐसे है नहीं, इंटीजर पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं है, बाकी तो डिफरेंशिएबल है ना। इट इज नॉट डिफरेंशिएबल एट इंटीजर पॉइंट, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन नॉट कॉन्टिन्यूअस एंड नॉट डिफरेंशिएबल एट इंटीजर पॉइंट, है ना। बाकी भी तो है ही। तो सो सिंपल इसका लॉजिक इतना ही है, इसमें कुछ करने की जरूरत है नहीं। ये एक्सपोनेंशियल टर्म है और ये पॉलिनोमियल टर्म है, तो इसका रेट ऑफ, जो रेट ज्यादा है जो इंफिनिटी को अप्रोच करेगी, सो दिस पॉलिनोमियल, ये एटलीस्ट, या तो आप अगर कुछ डिफरेंशिएशन करना चाहो तो हम कुछ नाम रख सकते हैं इसका, अगर ब्रेक मतलब कोई रूल से जानना चाहो, सो वी कैन गो, हम लोग क्या कर सकते हैं, ये इसका रेंज क्या रहता है, मतलब अगर प्रॉपर प्रूफ लिखना है तो सैंडविच थ्योरम से आ जाएगा, अदरवाइज लॉजिकली देखना है तो ये जीरो ही आना है, क्योंकि ये पॉलिनोमियल टर्म है और ये एक्सपोनेंशियल टर्म है, तो ये भी इन्फिनिटी को अप्रोच करेगी, ये भी इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, मतलब इसका रेट ऑफ ग्रोथ ज्यादा है तो ये डोमिनेट करेगा, सो दिस विल मूव फास्टली टू इन्फिनिटी देन दिस, तो ये जीरो को ले जाएगा। इसको प्रूफ करना है तो इसका रेंज बताइए, मतलब इसका क्या रहता है, ग्रेटेस्ट फंक्शन बिलोंग्स टू व्हाट, x to x plus 1, जैसे 1.5 होगा तो अगर बॉक्स ऑफ 1.5 इसकी वैल्यू होती है 1, तो ये बिलोंग्स टू व्हाट, ये तो जीरो से
1 to 2। इसका रेंज इंटरवल तुम लोग कैसे लिखते हो? अच्छा अगर 1 होता तो इंटरवल कहाँ लगता है, मतलब इक्वलिटी कहाँ पे लगता है जब तुम लिख रहे होते हो? तो लोअर लिमिट पे लेफ्ट की तरफ लगेगा ना, लोअर लिमिट की तरफ। तो यहाँ पे ये कहना चाह रहे हो कि हम यहाँ पे लिखेंगे दिस इज मोर देन इक्वल टू व्हाट? k to k plus 1 x to x plus 1। x to x plus 1। तो यहाँ अगर ऐसा लिखे इसका मतलब है कि ये वैल्यू 1.5 से ज्यादा होगी और आपके हिसाब से 2.5 से कम होगी। इज इट? मैंने x को 1.5 रखा तो इसकी वैल्यू तो 1 आ गई। क्या 1 1.5 और 2.5 के बीच में है? क्या आएगा देख के बताइए सोच के। ये गलत है ना, क्योंकि मैं 1.5 रख दिया तो गलत हो गया ना ये कि 1 तो 1 पॉइंट में ज्यादा थोड़ी है। कहां से कहां तक होगा? x minus 1 to x। इक्वलिटी कहां पे लगेगी? x माइनस 1 पे या x पे? नहीं अपर लिमिट पे लगेगा। जैसे अगर 2 हो गया, चलो एग्जांपल के लिए मान लो यहाँ पे जस्ट मैं 1 लिखता तो क्या होता है ये? मोर देन इक्वल टू, ये सब बेसिक चीज है। अगर मैं प्रूफ इसका लिखूंगा इसलिए मैं ये कर रहा हूं प्रूफ लिखने के लिए। क्योंकि ये सब एग्जाम में करोगे तो गलती हो जाएगी ना वहां पे। Sir, x minus 1 to x. ओके इनइक्वालिटी कहां पे लाएगी? इक्वलिटी कहां पे लगाएंगे? x माइनस 1 टू x, ठीक है। इक्वलिटी कहां पे लाएगी? x माइनस 1 टू x। इक्वलिटी किस साइड? अपर लिमिट पर। सोचो कोई एग्जांपल रख के वेरीफाई करो, है ना। जैसे यही एग्जांपल है, हमने ये वेरीफाई किया तो इसके हिसाब से अगर मैं ये मतलब मान लो रिजल्ट है तो इसको वेरीफाई करेंगे हम लोग तो यहाँ से क्या बन जाएगा? ये 1.5 से ऐसे तो आ जाएगा, सॉरी 0.5 से, है ना 1.5। ओके अगर इंटीजर है तो 1 के लिए यही इनइक्वालिटी क्या बनेगी? सॉरी हमें बस देखना है इक्वलिटी किधर लगाने हैं, है ना। तो 0 to 1 तो यहाँ कहाँ आएगी इक्वलिटी? इस साइड, ठीक है ना। तो ये हो गया, ओके कोई दिक्कत नहीं। तो ये आप याद रख सकते हैं कि x दिस अगर माइनस रखे, फॉर एग्जांपल अगर मेरा -1 होता तो -1 के लिए क्या बनता है ये? तो -1 -2 से -1, है ना। चेक कीजिए सही है, ठीक है ना, देख लीजिए। ओके तो यहाँ इक्वलिटी लगेगी, तो ये है। अब इसको प्रूफ करना मैं ये बोल रहा हूँ, इसका रेसिप्रोकल कर दो एंड देन ये सैंडविच थ्योरम लग जाएगा इस पे। तो वहां से क्या आएगा? दोनों की लिमिट 0 आएगी। तो अगर प्रूफ करना हो आपको जस्ट रेसिप्रोकल करके फिर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से इसका प्रूफ आ जाएगा प्रॉपर। तो क्या होगा? ये लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों की लिमिट 0 आ जाएगी और तो बीच वाली की लिमिट 0 आ जाएगी। क्या करना है? पॉलिनोमियल से डिवाइड करके इसको ब्रेक कर देना है, ये चीज है। तो उससे आ जाएगा। तो इससे सैंडविच थ्योरम से प्रूफ आ जाएगा, अदरवाइज ठीक है।
1 के बाद जो आपका है 2, तो 2 जो है कि fx आपके पास है x अपॉन 1 प्लस e की पावर 1 बाई एक्स। अब x नॉट 0 है, f0 0 है, तो इसको आप ऐसा लिख सकते हैं कि fx इज x अपॉन 1 प्लस e की पावर 1 बाई एक्स। कब? जब x नॉन जीरो है। जीरो कब? जब x जीरो है। ठीक, x अपॉन 1 प्लस e की पावर 1 बाई एक्स जब x नॉन जीरो, जीरो पे जीरो है। तो आपसे पूछ रहा है कहाँ कॉन्टिन्यूअस है, तो कॉन्टिन्यूटी के लिए तो आपको लिमिट चेक करनी होगी। x टेंड्स टू 0 fx है ना, तो x अपॉन 1 प्लस e की पावर 1 बाई एक्स। तो अभी x टेंड्स टू 0 लगाएंगे तो अभी किस फॉर्म का है ये? x को 0 रखिए, मतलब x को 0 रखने पे क्या होगा? 0/∞। तो अगर x 0 के राइट हैंड साइड में है तो राइट हैंड लिमिट आएगी 0 अपॉन 1 बाई 0 के राइट हैंड साइड में है, तो मतलब प्लस इन्फिनिटी, e की पावर प्लस इन्फिनिटी इन्फिनिटी, तो 0 अपॉन इन्फिनिटी, तो एट द एंड ऊपर जाके 0 ही हो जाना है। अगर x 0 के लेफ्ट हैंड लिमिट में है, लेस देन 0 है, तो ये तो 0 रहेगा, और तो 1 बाई 0 हो जाएगी माइनस इन्फिनिटी। x अगर 0 के नेबरहुड में है ना, तो माइनस एप्सिलॉन पे प्लस एप्सिलॉन इसका नेबरहुड है, तो जब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे x टेंड्स टू 0 माइनस, तो x नेगेटिव है, तो 1 बाई एक्स माइनस इन्फिनिटी होगा, ये कि माइनस इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, तो 0 अपॉन 1 तब भी 0 होना है। चेक कर लो, ठीक है ना, क्योंकि ये इन्फिनिटी ऊपर जाएगा, 1 बाई इन्फिनिटी 0 ही होता है ना, तो इन बोथ केसेस ये 0 आंसर आएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देख लो इस बार, तो कॉन्टिन्यूअस तो है 0 पे, क्या दिक्कत है? अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला, राइट हैंड लिमिट निकाला, दोनों इक्वल है, तो लिमिट एग्जिस्ट इफ एंड ओनली इफ लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट आर इक्वल, तो 0 आ गया। तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस तो है क्योंकि f0 भी आपका 0 है और फंक्शन की लिमिट 0 पे 0 है, तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस है। और आगे क्या करते हैं, डिफरेंशिएबिलिटी की बात कर रहा है, तो f डैश 0 की बात कर रहा है, तो f डैश 0 का मतलब है लिमिट x टेंड्स टू 0 fx माइनस f0 अपॉन x माइनस 0, ये है ना डेफिनेशन है f डैश x का एट 0, तो ये हमने f डैश x की डेफिनेशन लिखा है। अब यहाँ पे आप पुट करेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू 0 fx माइनस f0 अपॉन x माइनस 0, ठीक, तो fx आपका था x अपॉन 1 प्लस e की पावर 1 बाई एक्स, f0 तो 0 ही है, अपॉन x, तो यहाँ से x और x कट जाएगा क्योंकि ये x इधर था ना, तो x माइनस 0 और माइनस 0, तो एट द एंड ये x आपका कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 अपॉन 1 प्लस e की पावर 1 बाई एक्स। नाउ यू चेक इसकी वैल्यू क्या होगी, तो फिर से x अगर लेफ्ट हैंड लिमिट में होगा, ठीक है ना, हमने पीछे क्या कॉन्सेप्ट यूज किया यहाँ पे, x टेंड्स टू 0 प्लस 1 बाई एक्स टेंड्स टू प्लस इंफिनिटी, x टेंड्स टू 0 माइनस 1 बाई एक्स टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो और ऐसा इसलिए होता है, तो अगर ग्राफ देखोगे 1 बाई एक्स का ना, तो तुम्हें समझ आएगा, ये ग्राफ है y इज इक्वल टू 1 बाई एक्स का, मतलब xy इज इक्वल टू 1 का, तो ये पॉजिटिव साइड में ये ग्राफ है और नेगेटिव साइड में ये ग्राफ है, तो जब x 0 के थोड़े लेफ्ट में आएगा तो वैल्यू माइनस इन्फिनिटी पे जा रही है, x 0 के थोड़े राइट में वैल्यू प्लस इन्फिनिटी पे जा रही है, तो ये चीज है, ठीक है ना, ये 0 है, तो ये ग्राफ है इसका फॉर r x बिलोंग्स टू r माइनस 0, मतलब 0 इसके डोमेन में ही नहीं है, तो ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0। तो यहाँ पे देखो फिर से, जब x लेफ्ट साइड में है 0 के, मान लो लेफ्ट हैंड लिमिट, तो 1 बाई एक्स विल गो टू माइनस इन्फिनिटी, और e की पावर माइनस इन्फिनिटी 0, तो 1 बाई 1 1 आ जाएगी, तो जब x लेफ्ट हैंड लिमिट एट 0 1 आएगी, अब राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस,
तो 1 बाई एक्स विल टेंड टू इन्फिनिटी, ई की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी, 1 प्लस इन्फिनिटी इन्फिनिटी, 1 अपॉन इन्फिनिटी 0। तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट डिफरेंट है, तो दिस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो यहां से आपके पास आ गया, सो ये जो लिमिट है ये डज नॉट एग्जिस्ट हो गया, तो फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट 0। देख लीजिए, ठीक है। तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस तो है लेकिन 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। तो 1 2 के बाद 4 है, डिटरमिन द वैल्यू ऑफ रीजन बाउंडेड बाय z। 4 ऐसा क्वेश्चन नंबर लिख देता हूं, बच्चे पूछ रहे थे कौन सा है, ये दूसरा था ना, ये भी दूसरा है, ये भी दूसरा नहीं, ये पहला था, ठीक। चलिए, तो ये फोर्थ वाला है कि z इज इक्वल टू 6 माइनस 5x स्क्वायर आपके पास है, 6 माइनस 5x स्क्वायर है, एंड y बराबर 2x, y बराबर 2, y बराबर 2x, y बराबर 2, x इज इक्वल टू 0 एंड xy प्लेन। बताओ xy प्लेन की इक्वेशन क्या होगी? x बराबर 0 y बराबर 0 सॉलिड से। हाँ हाँ अनिरुद्ध भाई। हाँ दरवाजे खोलो। अरे यार सुनाई दे रहा था, रुको रुको रुको। हाँ अच्छा इसे पता नहीं चला तो? नहीं वो स्विच ऑन था, मुझे लगा अच्छा ओके अच्छा ठीक है। हाँ तो कहाँ पर हम लोग? हाँ एक्स वाई प्लेन की क्वेश्चन क्या है? जैसे एक्स एक्सिस की इक्वेशन 2D में y बराबर 0 होता है, y एक्सिस की इक्वेशन 2D में z बराबर x बराबर 0 है। हाँ z बराबर 0 होगा सर। हाँ तो xy प्लेन की इक्वेशन होगी, xy प्लेन है तो वहां पे z एक्सिस तुम इमेजिन करो, है ना, जैसे ये xy प्लेन है, ये z और ये z डैश, तो xy प्लेन है ये, तो यहाँ z क्या होगा, इसमें 0 होगा क्योंकि उसके ऊपर मतलब ये प्लेन है तो इसके ऊपर ये पॉजिटिव z एक्सिस, ये नेगेटिव z एक्सिस, तो ये जो प्लेन है xy प्लेन वो क्या होगा, z बराबर 0 होगा। सो इसका इक्वेशन होगा z बराबर 0, तो z इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, किस तरह से है, डिटरमिन द वैल्यू ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय z इज इक्वल टू 6 माइनस 5x स्क्वायर, y बराबर 2x, y बराबर 2, x बराबर 0 एंड xy प्लेन मतलब z बराबर 0। तो इससे मुझे क्या निकालना, वैल्यूम, ये वॉल्यूम यहाँ लिख रहा है, वॉल्यूम निकालना एक्चुअली, ठीक है ना। तो क्वेश्चन पढ़ के थोड़ा सा हमें यहाँ पे समझना पड़ेगा। तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द रीजन, वॉल्यूम ऑफ द रीजन, तो वॉल्यूम निकालो, तो वॉल्यूम जो होगा ये समझ सकते हैं, ओके। तो z की लिमिट तो समझ आ रही है, 0 टू वो आ जाएगी z बराबर 0 टू z बराबर 6 माइनस 5x स्क्वायर, ठीक। अच्छा x क्या दे रखा है, 0। अब हमें 2D में ग्राफ, 3D था, 2D में ग्राफ बनाते हैं xy प्लेन में। तो xy प्लेन में ग्राफ बनाएंगे, ठीक है ना। तो यहां से क्या हो गया, z बराबर z का काम हो गया असल, तो देखिए मुझे क्या करना होता है, इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना होता है। तो हमें क्या करना होता है कि प्रोजेक्शन लेना होता है ना xy प्लेन पे, तो z बराबर 0 और z बराबर दिस, इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, क्या आएगा, z को 0 रख दो, तो x स्क्वायर बराबर 6/5, तो x बराबर प्लस माइनस रूट अंडर 6/5। Determine the value of the volume of the region bounded by this and the plane this and the xy plane। तो मतलब xy पॉजिटिव ही हो, z है ना, तो ऊपर वाला रीजन होगा, z बराबर 0 से स्टार्ट हो रहा है ना, ऊपर वाला रीजन ही होगा। तो यहाँ से ग्राफ बनाएंगे
तो y बराबर 2x है, तो x को जब 1 रखेंगे तो y 2 हो जाएगी, तो ये ऊपर की तरफ थोड़ा जाएगा, है ना, इस तरीके से। और y बराबर 2x और y बराबर 2, तो y बराबर 2 का मतलब x बराबर 1, है ना, तो यहाँ x बराबर 1, तो y बराबर y इज इक्वल टू 2x टू y बराबर 2, y इज इक्वल टू 2x टू y बराबर 2, और x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लिख सकते हैं, 0 से लेके √6/5, ये होगा ना यहाँ से, तो प्रोजेक्शन ले रहे हैं हम लोग, तो x को 0 रखा, z6 मतलब z को रखेंगे 0, तो यहाँ से आया, ठीक है। यहाँ से हम क्या करेंगे, व्हाट इज लिमिट ऑफ, आपने वो ऊपर वाले रीजन के लिए जो ये समझ लिया। हाँ अभी हमने z बराबर 2x से y बराबर 2x टू y बराबर 2 ना, तो y बराबर 2x की ये लाइन है, y बराबर 2 की ये लाइन है, तो इसके बीच कौन सा रीजन आएगा, अच्छा ठीक है। x बराबर 0 ये y एक्सिस है। अब यहाँ पे हमें डिसाइड करना है ये 6/5 क्या होगा, 1 से ज्यादा हो जाएगा ना, तो 1.09 समथिंग है। हाँ तो 1 से ज्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पे y तो यहीं तक है, मतलब 1 पे ही बाउंड करना पड़ेगा, ये रीजन यहीं स्ट्रिक्ट हो जाएगा, तो उसका यूज नहीं आएगा, 1 पे ही ये बाउंड हो जाएगा। तो इसका आंसर देखो आ रहा है इससे, y की वैल्यू मैं लेता हूँ, मतलब ऐसे रीजन कंसीडर किया तो आ रहा है 1.65 नहीं कंसीडर करके, मतलब वो आउट ऑफ रीजन हो रहा है। हाँ 0 से 1 ले लेंगे ना x को, तो y जैसे यहाँ से y जैसे हो गया 2x to 2, ठीक, ये 2x to 2 और x 0 to 1, तो आ जाएगा इससे, चेक करो। हाँ अगर इनसाइड बनता तो फिर हमें इसको रेस्ट्रिक्ट करना पड़ता, लेकिन आउटसाइड है तो छोड़ देंगे, तो हमें यहीं तक लेना है। सर तो यहाँ पर x का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो कहाँ पर काम है? काम नहीं आया, इसकी जरूरत नहीं पड़ी यहाँ पे, उसने इसकी, क्योंकि वो बाहर है, तो ये रीजन हमारा एक्स वाई प्लेन में इतना ही होगा, तो इससे आंसर मैच कर रहा है ना, हाँ जी जिसने सॉल्व किया, ठीक है ना, यस सर। ठीक है, यस सर। ओके, तो उसकी जरूरत नहीं पड़ी एक्चुअली। वो बाहर चला गया पॉइंट, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है 17 कह रहा है कि xn be such that summation xn diverges and summation xn square converges, तो xn cannot be, तो डिसाइड करना आपको कि किसमें, तो डिस्कार्ड करो कौन सा नहीं हो सकता है, तो दिख रहा है ना, जैसे यहाँ पे तो चलो 1/, वो है 1/n जैसा है, पहला जो है क्योंकि डिग्री 1 है, नीचे डिग्री 2 है, तो दिस इज लाइक यहाँ पे जो a ऑप्शन में है xn जो है ये n/n² + 1 है, सो दिस इज समवॉट सिमिलर टू 1/n, मतलब इसकी जो नेचर होगा वो 1/n के सीरीज जैसा ही होगा, तो डिग्री वही है, तो 1/n के साथ कंपेयर करेंगे तो वही सेम नेचर आएगा, तो ये तो खुद डाइवर्जेंट है और स्क्वायर करेंगे तो ये 1/n² टाइप का बन जाएगा, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है ना, तो मतलब ये सेटिस्फाई कर रहे हैं, हमें चाहिए वैसा जो सेटिस्फाई ना करे, है ना, which xn cannot be, तो ये सुटेबल है xn, हमें ढूंढना है कौन सा सुटेबल नहीं है, वो करेक्ट ऑप्शन होगा, तो बी वाला जो ऑप्शन आपके पास है, इसमें क्या डाउट है, तुम चेक करो, इसमें सीरीज का टेस्ट चेक करना है, ln n/n, ये xn है एक्चुअली सीक्वेंस है ये, सो अब इसका कैसे टेस्ट करते थे इस तरह के सीक्वेंसेस का, कॉची कंडेंसेशन टेस्ट। हाँ कॉची कंडेंसेशन टेस्ट से, तो आप टेस्ट करो, इसमें पता चल जाएगा कि जैसे ये सीरीज का बात करना है तो ये ln n/n n फ्रॉम, तो उसमें क्या होता है 2 की पावर n और n की जगह हम 2 की पावर n रख देते हैं, तो ln 2 की पावर n, तो n बाहर आ जाएगी, और अपॉन में 2 की पावर n, तो यहाँ से
चेक कर लो, यही करते हैं ना वो कोचिंग, क्या कहता है कोचिंग में से 2n की पावर n a 2n इस तरह से या an, तो यहाँ से तो ये कट जाएगा, तो ये समेशन n ये क्या है, खुद डाइवर्जेंट है लेकिन स्क्वायर क्या कन्वर्ज कर रही है, तो b भी मतलब सुटेबल हो गया फिर तो, चेक कर लो एक बारी, यस सर, बी भी होगा। है ना, मतलब b कहने का मतलब ये है कैन नॉट बी, तो मतलब b ट्रू ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि देखो खुद डाइवर्स करेगी, इसे स्क्वायर कन्वर्ज करेगी, अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो, चेक कर लेते हैं, ऐसे नहीं तुक्का नहीं लगाएंगे, चेक कर लेते हैं ना, तो चलो स्क्वायर करके देखते हैं, तो स्क्वायर करेंगे तो ln n का स्क्वायर अपॉन n का स्क्वायर, तो यहां से क्या बनेगी, सो इसमें जब आप टेस्ट लगाएंगे तो क्या करते हैं 2 की पावर n और n की जगह आप रखेंगे 2 की पावर n, तो यहाँ पे क्या बनेगी, ये n को 2 की पावर n रखेंगे तो यहाँ पे ln, अच्छा मैंने ln 2 यहाँ पे ना छोड़ दिया है, कोई बात नहीं, ln 2 तो ये n टाइम ln 2 आता, तो उसका कोई रोल नहीं है कन्वर्जेंस में, ऐसे तो देख लेना तुम लोग ठीक से, n को रखा 2 की पावर n, तो ln 2 भी आएगा, तो ln 2 तो बाहर हो जाएगा, और यहाँ 2 की पावर n जब यहाँ रखेंगे 2 की पावर n, n बाहर, ln 2 का स्क्वायर और n स्क्वायर होगा, और अपॉन में जब आप यहाँ पुट करेंगे 2 की पावर n का स्क्वायर, सो 2 की पावर n 2 की पावर n, तो एक कैंसिल हो जाएगी, सो अब बना ln 2 का स्क्वायर बाहर कर सकते हो, सो n स्क्वायर अपॉन 2 की पावर n, बताओ ये कन्वर्जेंट है डाइवर्जेंट है, तो इसमें कोई टेस्ट लगा लो आप, है ना 1/n वाला, तो n की पावर 1/n लगाओगे तो 1/2 रूट टेस्ट लगा लोगे तो, है ना, तो 1/2 आ जाएगी उसकी वैल्यू, तो 1/2 लेस देन 1 कन्वर्जेंट है, तो मतलब ये एक्चुअली फिर से तो उसमें गेस कर रहा था मैं, तो मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है ना, मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है कि खुद तो कन्वर्जेंट है, स्क्वायर इसका खुद डाइवर्जेंट है और स्क्वायर कन्वर्ज कर रही है, खुद है ना, ये डाइवर्जेंट है स्क्वायर कन्वर्ज, मतलब ये सुटेबल है, जो मैं पहले सोच रहा ना बीच में गलत, तो ये मतलब हमें स्टेटमेंट ट्रू नहीं बोल रहा हूं मैं, हमें पूछा है व्हिच कैन नॉट बी, तो मतलब xn इस कंडीशन में फिट बैठ रहा है, मुझे ये ढूंढना है कौन सा फिट नहीं बैठेगा, वो ढूंढना है, तो ये फिट बैठ रहा है, ये भी सी वाला आप चेक करेंगे तो 1/n रूट अंडर ln n, ठीक, तो यहां फिर से आप टेस्ट लगाएंगे, तो अभी क्या है वही टेस्ट लगा लो फिर से, तो यहां से क्या होगा समेशन 2 की पावर n 1/n की जगह 2 की पावर n, और तो यहां आ जाएगा रूट n, और है ना क्योंकि n रखेंगे 2 की पावर n, तो रूट में log 2 ln 2, तो यहां से तो ये कट गया, तो बचा समेशन 1/√n, ये 1/ln 2 डिसाइड नहीं करेगा, ये डिसाइड करेगा, तो बाई p टेस्ट ये क्या है डाइवर्जेंट, खुद डाइवर्जेंट है, इसका स्क्वायर करके देखते हैं, तो ये xn है हमारा, x अब स्क्वायर करके देखते हैं, तो स्क्वायर करेंगे तो n स्क्वायर ln n, तो ये यही बन गया, अभी जो पीछे बना था ना कुछ ऐसा बना था क्या, नहीं वहां था यार डिनोमिनेटर, कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको मैं अगर टेस्ट करूंगा तो 2 की पावर n और n की जगह 2 की पावर n रखो, तो 1/2 की पावर n 2 की पावर n स्क्वायर, ऐसे दो बार लिख रहा हूं, और यहाँ ln ln 2 आ गई, एक कैंसिल, समेशन 1/n 2 की पावर n, बताइए कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है, ये वाली सीरीज रूट टेस्ट लगाओ, 1/2 आएगी फिर से रूट टेस्ट से, n की पावर 1/n 1/2 आएगी, 1/2 लेस देन 1 है, कन्वर्जेंट है ये, तो ये भी सुटेबल है, मतलब सुटेबल मतलब सेटिस्फाई कर रहा है, तो हमें ऐसा चीज जो सेटिस्फाई नहीं कर रहा हो तो ओनली डी बचेगा, डी करके देख लें, तो सुटेबल xn कौन सा नहीं है ये चुनना है मुझे ऑप्शन जो इसको सेटिस्फाई ना करे, तो xn कन्वर्जेस, xn स्क्वायर xn डाइवर्जेस, xn स्क्वायर कन्वर्जेस, इस कंडीशन को ABC तीनों सेटिस्फाई कर रहा है स्टेटमेंट को, हमें चाहिए कि व्हिच xn कैन नॉट बी, तो डी देख लो ऐसे ही, तो डी में अब
समेशन xn लिखेंगे तो 1/n ln n स्क्वायर। तो इसका आप कॉची कंडेंसेशन टेस्ट लगाओ, तो यहाँ से सिंपली फिर से समेशन 2 की पावर n और n की जगह 2 की पावर n रखो, तो 1/2 की पावर n, यहाँ n रखोगे 2 की पावर n बाहर आएगा n स्क्वायर ln 2 का स्क्वायर, फिर से ये एक कट गया तो समेशन 1/n स्क्वायर के इक्विवेलेंट है ये। सो 1/n स्क्वायर के इक्विवेलेंट है तो मतलब ये कन्वर्जेस बाय p टेस्ट। अब ये डाइवर्ज होना चाहिए था, ये तो कन्वर्ज कर गया, कन्वर्जेस बाय p टेस्ट, तो यहाँ तो डाइवर्ज होना चाहिए था ना। सो इसीलिए D इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन बिकॉज xn D ऑप्शन डज नॉट सेटिस्फाई दिस कंडीशन। नेक्स्ट क्या है, 12 भी है, 12 15 12 11 भी बता दीजिए 11। ओके तो रुको 11 12 15, चलो 12 पहले करते हैं। 12 क्या कह रहा है कि S हमारे पास सेट है, देखो S डोमेन है इस फंक्शन का, वो डोमेन तो नहीं होना चाहिए, वो रेंज उसको लिखना है ना, यहाँ एक्चुअली S to R होगा, तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे तुम्हें उसमें फर्क समझ नहीं आएगा क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, लाइक ये रहना चाहिए था। तो डोमेन इसका ये है और fxy जो है, सो fxy जो है 6x + 4y स्क्वायर, ठीक, R सेट ऑफ रियल नंबर है। तो अब आपको पूछ रहा है कि ध्यान रखना ये डोमेन इसका, देखो तो ये जो xy डोमेन है वो इस सेट से आ रहा है, तो मतलब ये लाग्रांज मल्टीप्लायर टाइप का क्वेश्चन हो गया कि ये कहना चाह रहा है तुमसे मिनिमम वैल्यू दिस, तो तुम्हें इसको मिनिमाइज या मैक्सिमाइज, मिनिमाइज ही पूछ रहा है ना, तो दिस जहां पे मुझे बता रखा ये xy s में है, इसका मतलब है दैट इज xy सेटिस्फाई कर रहा होगा इसको। ये किसका इक्वेशन है, किसी को आइडिया है किसका? हाइपरबोला है ना, तो ये इस तरह का ग्राफ होता है हाइपरबोला का, ये वाला हाइपरबोला है, ठीक है ना, तो इसमें ये मूव करेगी, तो ये वाला यहाँ पे होगा 1, अच्छा इसको डिवाइड करोगे तो 1 नहीं होगा, x² / 2 y² / 2, तो यहाँ पे मतलब x² / 2² - y² / 2² था ना स्टैंडर्ड फॉर्म, x² / a² - y² / b² = 1, तो यहाँ पे ये 2 है ये नंबर और ये -2 है, ओके। देखो पहला ऑप्शन जैसे बोल रहा है कि फंक्शन बाउंडेड है, तो देखो ये तो जाती रहेगी ऊपर, तो मतलब इस मतलब देखो तुम्हारे पास जो xy है ना, तो इसमें डोमेन के पॉइंट इसी कर्व पे होंगे, इनइक्वालिटी नहीं है, स्ट्रिक्ट इक्वालिटी है। स्ट्रिक्ट इक्वालिटी मतलब पॉइंट ऑन द कर्व, जब लेस देन इक्वल टू मोर देन इक्वल टू होता है तो दिस साइड और दिस साइड है ना, ऐसा होता है, लेकिन ये स्ट्रिक्ट है, जैसे x² + y² r², तो एग्जैक्टली ऑन द सर्कल, और जब रहता है x² + y² लेस देन इक्वल टू r², तो इनसाइड द सर्कल, तो इंक्लूडिंग इनसाइड और बाउंड्री दोनों। तो यहाँ पॉइंट जो है इसी कर्व के पॉइंट्स होंगे इस पे, तो ये बहुत लार्ज हो जाएगा, जब वैल्यू ऊपर की तरफ जा रही है तब इन्फिनिटी को अप्रोच करेगी, तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा, तो पहला गलत है, ये कह रहा है कि बाउंडेड है, बाउंडेड नहीं है ना, क्योंकि ये वैल्यू जब बहुत ऊपर जाएगी तो x - इन्फिनिटी है, y इन्फिनिटी है, तो ये तो इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाएगी उस केस में, तो अनबाउंडेड हो जाएगा, तो मतलब पहला ऑप्शन गलत है। अब मिनिमम वैल्यू निकालना है मुझे, तो मतलब क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि आपका एक्चुअल क्वेश्चन ये है, मिनिमाइज 6x + 4y² सब्जेक्ट टू x² - y² इज 4, तो ये एक्चुअल क्वेश्चन है बीसीडी के लिए। तो बीसीडी में आपको देखना है कि इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी जब xy इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो कई सारे ऑप्शंस हैं, है ना, एक है लाग्रांज मल्टीप्लायर मेथड, दूसरा है वन वेरिएबल में चेंज कर लो, तीसरा है पोलर फॉर्म या पैरामीट्रिक फॉर्म में चेंज कर लो। कैसे सॉल्व करो बताओ? सर वन वेरिएबल से किया था ये बनाकर, तो वन वेरिएबल से आसान हो जाएगा, देखो तो आएगा ध्यान से देखो, तो ये हमारा फंक्शन अभी है fxy, अब इसको वन वेरिएबल में चेंज कर देता हूं, तो fx हो जाएगा 6x + 4 टाइम, अब यहां से y² की वैल्यू निकाल लो, कितना आएगा x² - 4, बट रिमेंबर सियानी है वो नहीं है, ये क्वेश्चन पहले से 2 दिन पहले ही क्वेश्चन पूछे थे, तो याद है ना आपको, आपने पूछे थे 2 दिन पहले ही क्वेश्चन शायद इस टाइप का ही, हाँ, तो यहाँ पे क्या है
कि यहाँ पे सिंपली क्या होगा, अब ध्यान रखो तुम्हारा पॉइंट कहाँ का था, पॉइंट इस कर्व का था ना, ये कर्व सेटिस्फाई करने वाला पॉइंट कौन सा है, सो देखो ये है तुम्हारा 2 से इंफिनिटी और इधर है -2 से, तो तुम्हारा देखो ये जो अभी तुम जो फंक्शन बनाए हो वन वेरिएबल फंक्शन है, तो आपको ये भी डिसाइड करना पड़ेगा यहाँ पे कि x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। जैसे इसमें बता रखा है कि ये जो फंक्शन xy है तो ये इसी सेट का पॉइंट है, मतलब इस कर्व पे ही होगा। तो यहाँ पे बताओ x की, ये वन वेरिएबल फंक्शन हो गया, सेम फंक्शन वन वेरिएबल ट्रांसफॉर्म हो गया, तो यहाँ x की पॉसिबल वैल्यू क्या होगी इस फंक्शन में, देखते बताओ ग्राफ, x एक्सिस पे कहाँ कहाँ वैल्यू हो सकती है फंक्शन की, जिनका डाउट है किस, पे होगा। हाँ जी शान तुम्हारा डाउट है नहीं है किसका 12 क्वेश्चन बताओ, तुम ग्राफ देख के बताओ x की वैल्यू कहां से कहां तक बिलोंग कर सकती है, ग्राफ देख के बताओ। -2 पे होगी और 2 पे होगी। नहीं नहीं, अरे भाई जब कर्व इधर जाएगा तो वैल्यू क्या होगी x की, यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, अबे उल्लू x की वैल्यू कभी 0 होगी इसमें, सर नहीं, -∞ to -2 and 2 to infinity। तुम्हें लग रहा है कि x की वैल्यू कभी 0 हो सकती है यहाँ पे, ग्राफ 0 से हटा देंगे -2 से 2 हट जाएगा। हाँ, तो यहाँ पे वही ध्यान रखना वरना गलत हो जाएगा, तो यहाँ x कोई भी रियल नंबर नहीं होगा, ये ग्राफ इसमें जा रहा है x एक्सिस में सिर्फ, मतलब यूं समझो प्रोजेक्शन ले रहे हैं x एक्सिस पे, जैसे हम 3D में प्रोजेक्शन लेते हैं xy प्लेन में, वैसे ही अब 2D प्लेन का जिसका प्रोजेक्शन ले रहे हैं x एक्सिस पे, तो तुम अगर ऊपर से देखो तुम्हें देखो x एक्सिस कितना इन्वॉल्व है इस ग्राफ में, तो इस ग्राफ में x एक्सिस इतना इन्वॉल्व है, ये इन्वॉल्व है, तो यहाँ पे x जो होगा x बिलोंग्स टू -∞ से -2 यूनियन 2 से इंफिनिटी, ये x एक्सिस, इसी में से ये डोमेन है x का, है ना, ये वाला डोमेन था 2D में, अब 1D में मतलब x एक्सिस पे क्या क्या वैल्यू आ सकता है, तो फंक्शन जैसे इधर जाएगा उसके करस्पॉन्डिंग x ये मिलती रहेगी, तो ये फंक्शन है। अब ये एब्सोल्यूट मैक्सिमम वाला क्वेश्चन बन गया कि फंक्शन दे रखा है, मुझे एक डोमेन रेस्ट्रिक्टेड दे रखा है, अब आपसे डिसाइड करना है, तो क्या करोगे, f' निकालो, इसको 0 पुट करो, फिर देखो क्रिटिकल पॉइंट इसमें आने चाहिए, अगर इसमें नहीं आता है तो उसको इग्नोर करेंगे और आएगा तो कंसीडर करेंगे, फिर इंक्लूडिंग एंड पॉइंट और क्रिटिकल पॉइंट 1 बाय 1 फंक्शन की वैल्यू फाइंड करेंगे, उससे आ जाएगी। देखो सो f' यहाँ से आप निकालेंगे 6 प्लस 4 टाइम 2x, इसको 0 के इक्वल रख दो, तो x की वैल्यू क्या आई, 6 प्लस 8x बराबर 0 ना, तो -6/8, तो -3/4, बताओ इस इंटरवल में है कि नहीं, मतलब क्या ये इस डोमेन जो है x का उसमें बिलोंग कर रहा है, नहीं सर, क्योंकि -3/4 तो -1 पॉइंट समथिंग होगा, सॉरी -0 पॉइंट समथिंग होगा, तो -0 पॉइंट समथिंग वहां डोमेन में तो है ही नहीं, तो ये हमारे लिए कोई काम का नहीं है। तो अब मैक्सिमा मिनिमा जो मिलेगी वो कहाँ मिलेगी, एंड पॉइंट पे। एंड पॉइंट क्या क्या है इसमें, -2 या +2, और इंफिनिटी तक जाओगे नहीं, तो बताओ क्या होगा, तो एक बार क्या करोगे, यू फाइंड f2, यू फाइंड f-2, बस पुट करो इसमें, एक बार x को 2 रखो, एक बार -2 रखो, बताओ क्या आंसर आ रहा है, 12 एंड -12, चेक कर लो बाकी लोग, तो 12 इस फंक्शन की लोकल मैक्सिमम वैल्यू होगी, -12 भी फंक्शन की लोकल मिनिमम वैल्यू है, तो मिनिमम वैल्यू f का s पे ये है -12 है, चेक करो। सर लाग्रांज मल्टीप्लायर से करें, चलो लाग्रांज मल्टीप्लायर से करो, तो यहाँ क्या करते हैं, gxy बराबर 6x प्लस 4y² प्लस लैम्बडा टाइम, अब इसको एक साइड बुला लो, एक साइड बुलाओगे तो x² माइनस y² माइनस 4, ये तुम्हारा फंक्शन है। अब लगा यही करते हैं कि फंक्शन देन कांस्टेंट जो होते हैं कंडीशन, तो इसको बुला लिया 4 को। अब यहाँ से आप gx निकालेंगे, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो 6, फिर ये 0 हो जाएगा, और 2 लैम्बडा x, gy निकालो तो 8y
माइनस 2 लैम्डा वाई। जी लैम्डा निकालो, मतलब लैम्डा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, ये वही चीज आएगी जो यहाँ गिवन था, ये जो गिवन कंडीशन आएगी वही चीज कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 4, इन तीनों को इक्वल 0 पुट करो। अब तुम्हारे पास 3 इक्वेशंस हैं, 3 अननोन्स हैं, एक्स वाई लैम्डा, तो 3 इक्वेशंस 3 अननोन्स हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ से लैम्डा निकाल लो, नहीं एक्स निकाल लो लैम्डा के टर्म में, कितना आ गया, यहाँ से एक्स निकाल लो लैम्डा के टर्म में, माइनस कितना आएगा 6/2 लैम्डा, ये आ गया। यहाँ पे y निकालो, तो यहाँ से 2 केसेस बनेंगे एक्चुअली, यहाँ से आएगा कि या तो y 0 है या फिर 2 लैम्डा 4 है, मतलब लैम्डा बराबर 4 है, ये चीज है, या तो y 0 है या लैम्डा 4 है। तो 2 केसेस हैं, तो अगर y 0 है तो x क्या होगा, अब देखो केसेस, अच्छा अगर y 0 है तो x क्या हो, यहाँ y 0 रखो, तो अगर y 0 है तो उस केस में यहाँ पे y को 0 पुट करो इसमें, तो x की वैल्यू क्या आएगी ±2 आएगी। ओके, तो यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट मिल के आया कि +2, 0 -2, 0, ये 2 क्रिटिकल पॉइंट यहाँ से मिल गया ना जब y 0 है। जब लैम्डा 4 है तो x क्या हो जाएगा, तो जब लैम्डा को 4 रख दोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -6/4, नहीं -6/8, ठीक, -3/4। हाँ -3/4, और y क्या आएगा करस्पॉन्डिंग, तो जब यहाँ से y करस्पॉन्डिंग क्या मिलेगा हमें यहाँ रख दो। तो देखो फिर से यहाँ 2 केस है, y 0 और लैम्डा 4, तो जब y 0 रखा मैंने तो इसमें y 0 रखा, x आ गया, ये 2 क्रिटिकल पॉइंट आ गए। अब जब लैम्डा 4 है तो मेरा x निकलेगा यहाँ से -6/2 लैम्डा, मतलब 8 है ना, हाँ 8, तो -3/4 मतलब, सो -3/4। अब इस x को यहाँ पुट करो, देखो y क्या आता है, तो यहाँ से y स्क्वायर क्या बनेगा, देखो ध्यान से, y स्क्वायर बुलाओ, x स्क्वायर -4, तो x स्क्वायर -4 मतलब x स्क्वायर निकालो, 9/16 -4, इसको सिंप्लीफाई करो, कितना नेगेटिव में आया सर, माइनस समथिंग आएगा ना, तो डू यू थिंक y स्क्वायर की वैल्यू ये हो सकती है कभी, -55/16 आएगा। हाँ -55/16 आ गया, तो ये y स्क्वायर की वैल्यू नेगेटिव तो हो नहीं सकती है, तो मतलब दिस इज नॉट फिजिबल। तो ये ध्यान रखो, यही चीज वहां भी रिजेक्ट हुआ था, तो ध्यान से देखो, ये आया था और वहां पे रिजेक्ट हुआ था, किस रीजन की वजह से, ये डोमेन में नहीं था। यहाँ क्यों रिजेक्ट हो रहा है, क्योंकि y स्क्वायर नेगेटिव आ गया, तो यहाँ से y जो आ जाएगा वो कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा आयोटा में, लेकिन हमारा तो डोमेन क्या है, रियल नंबर है, यहाँ पे रियल लिखा ना r क्रॉस r, तो ये डिस्कार्ड हो गया। तो मतलब मेरे पास ये 2 क्रिटिकल पॉइंट है। अब इन क्रिटिकल पॉइंट को 1 by 1 वहां पुट करो g में, तो पुट करो, बताओ क्या है। सो व्हाट यू डू, अब आपको सिंपली क्या करना है, फाइंड करना है g ऑफ 2, 0, g ऑफ -2, 0, निकालो क्या आंसर आएगा। सेम आएगा, देखो यहाँ 12 आएगा, यहाँ -12 आएगा, चेक करो, है ना, वेरीफाई करके देखो, यहाँ पुट करने हैं आपको। अच्छा लैम्डा भी मिल चुका है ना, तो लैम्डा क्या रखोगे उस केस में, तो जब x y हमें पता चल गया है तो लैम्डा की जरूरत है, तो यहाँ से ये 0 कर देगा उसको, क्योंकि एक है ना, तो ये तो जरूरत है, लैम्डा कुछ भी हो तो 0 ही हो जाएगा दोनों पॉइंट पे, तो लैम्डा की जरूरत ही नहीं है, यही पॉइंट आ जाएगा सीधा सीधा। तो ये एक बार चेक करो, ये आ रहा ना 12 और -12, ठीक है, तो आंसर है, तो मैक्सिमम इज 12, मिनिमम है -12। तीसरा तरीका बताऊं, थर्ड वे क्या है, इसको पैरामीट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करो, x² - y² को, तो x को रखो, क्या पुट करते हैं, जो फॉर्मूला बन जाए, तो सर 480 और 2 इसका टाइम कर दें। नहीं मैं पूछ के रहा हूँ, sec² थीटा - tan² थीटा 1 होता है ना, यस सर। हाँ, तो तीसरा तरीका ये है कि x को रखो 2 sec थीटा और y को रखो 2 tan थीटा,
सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर, ये बोल रहा हूँ ना मैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज 1। देखो ये सेटिस्फाई कर रही है इस कंडीशन को, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर 4 सेटिस्फाई करेगी कि नहीं? ओके है? सही है सर। Yes, sir. फिर इसको अब f थीटा निकाल लो, तो ये वैल्यू यहाँ रख दो, 6x प्लस 4y स्क्वायर, तो हो जाएगा 12 सेक थीटा प्लस 4 टू जा 8 tan स्क्वायर थीटा, ये हो गया। तो यहाँ से तुम्हारे पास और सिंप्लीफाई करोगे 12 सेक थीटा, और tan स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इज सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सो 8 सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 8। अब ये फंक्शन आ गया, अब इसको तुम क्या करो, मैक्सिमाइज कर दो, मिनिमाइज कर दो, हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी कर सकते हो कि एक फंक्शन मिल गया, तुम इसमें भी चेक करोगे तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू 12 आएगी, मिनिमम वैल्यू माइनस 12 आएगी, तो यहाँ से भी सेम आंसर आएगा। तो ये पैरामीट्रिक फॉर्म बोलते हैं इसको। पैरामीटर क्या होता है? तीसरा वेरिएबल, तो एक्स वाई था, थर्ड वेरिएबल रिड्यूस किया। तो तुम लोग आसानी से ये जानते हो, जैसे तुम लोग इसमें बहुत कंफर्टेबल होगे कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 4 है, तो सिंपली एक्स को ले लेते हैं 2 cos थीटा और वाई को 2 sin थीटा। तो वैसे ही जैसे ये है वैसे ये भी है सेम। पैरामीटर में बस ब्रेक करना है जो इसको सेटिस्फाई करे, तो इसको ये सेटिस्फाई करता है 2 cos थीटा 2 sin थीटा, तो उससे आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है 15। तो 15 जो है ये कह रहा है कि अभी तो किया था हमने सॉल्व, है ना सर 11 वाले को देख लीजिए। हाँ 11 तुम्हारा रह गया। तो 11 कह रहा है कि n people sit around a round table, जहाँ n more than 5 है, each person tosses a coin, anyone whose outcome is different from his her 2 neighbors will receive a present. Okay, x be the number of people who receive presents. Fine, तो एक तो n पीपल है, पहले तो n को अपने हिसाब से फिक्स करो, जैसे n मोर देन 5 बोला है ना, तो तुम n को 6 ले लो, है ना, कॉम्प्लिकेट करने के बजाय यू ट्राई टू मेक इट इजी, है ना। तो n को हमने 6 कंसीडर कर लिया, तो 6 पर्सन जो है, तो जो n हम यहाँ चूज कर रहे हैं वही n ऑप्शन में रखेंगे, उसके हिसाब से आंसर आएगा। तो n पर्सन सीट अराउंड अ राउंड टेबल, जहाँ n मोर देन 5 है, ईच पर्सन टॉसेस अ कॉइन, तो anyone whose outcome is different from his her 2 neighbors will receive a present। ठीक है ना, तो मतलब 6 लोग राउंड टेबल बैठे हैं, तो एक टेबल बना लो 1 2 3 4 5 6, ठीक, तो ये बैठे हैं इस तरह से। अब ठीक है ना, तो हर पर्सन क्या कर रहा है, कॉइन टॉस कर रहा है, तो मतलब हेड या टेल इस तरह से आ सकता है। सो मे बी मैं अगर नाम रख दूं 1 2 3 4 5 6, ठीक, तो सबने एक एक कॉइन टॉस किए। अब बोल रहा है कि जिसका आउटकम दोनों नेबर के कंपैरिजन में डिफरेंट होगा, है ना, डिफरेंट 2 नेबर्स के रिस्पेक्ट में, विल रिसीव अ प्रेजेंट। तो एक्स है नंबर ऑफ पीपल हु रिसीव्स प्रेजेंट, सो x है नंबर ऑफ पीपल रिसीव प्रेजेंट, मतलब गिफ्ट ना, प्रेजेंट मतलब क्या, गिफ्ट। तो सो फाइंड द वैल्यू ऑफ ex प्लस वेरिएंस x। तो तुम सोचो क्या हो सकता है, बताओ। इसमें अगर मैं टॉस करूं तो कितने डिफरेंट आउटकम्स आ सकते हैं? नहीं, मैं बोल रहा हूं कि अगर सैंपल स्पेस तुम उसके हिसाब से लिखने की कोशिश करो तो क्या होगा, सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट होंगे, मतलब 6, चलो 6 पर्सन ऐसे सोचते हैं, 6 पर्सन ने कॉइन टॉस किए, तो कितने आउटकम आएंगे, 2 की पावर 6 64।
लेकिन यहाँ एक चीज और वो है, क्योंकि सर्कुलर टेबल है तो फर्स्ट और लास्ट कनेक्टेड रहेगा, तो मतलब उसके हिसाब से सोचना है। तो जो लास्ट वाला उसके लिए पहला और उसके साइड वाला है ना, या फर्स्ट वाला है तो उसका लास्ट देखना है क्या है, वैसा होना चाहिए। तो मुझे लग रहा है तुम्हें थोड़ा सा यहाँ पे वर्क करने की जरूरत है, क्योंकि 64 आउटपुट लिखना बहुत ज्यादा है ना। तो एन इसलिए बनाया क्योंकि कॉम्प्लिकेट किया है, एन अगर छोटा होता तो आसान होता बनाने में, तो हम छोटे के लिए भी ट्राई करके देख सकते थे ऐसे। चलो कोई बात नहीं, इसको देखते हैं। तो कोई डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेगा ऐसे, डायरेक्ट कोई डिस्ट्रीब्यूशन तो फॉलो नहीं करेगा। देखो नंबर ऑफ पीपल हु रिसीव प्रेजेंट, मतलब वैसे लोग जिसके बताओ x की पॉसिबल क्या पॉसिबिलिटी है, x का सपोर्ट बताओ मुझे, x का सपोर्ट क्या हो सकता है? What is support of x? 0 1 2 3 4 5 6। 6 तो चलो मैं लिख लेता हूं, लेकिन 6 तो नहीं होगा, क्योंकि 6 कब होगा, कब सबको कब प्रेजेंट मिल सकता है, जब सबके बगल वाले को डिफरेंट आया हो। तो ऐसा कब होगा, ऑल्टरनेट हो जाएगा तब, डिफरेंट होना चाहिए, ऑल्टरनेट हो जाएगा तब। ऑल्टरनेट पॉसिबल है, देख लेते हैं। तो अभी मैं चलो 0 1 2 3 4 5 6 के हिसाब से सोचते हैं। तो तुम्हें अगर पूछूं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी x बीइंग 0, किसी को भी गिफ्ट नहीं मिलेगा, इसका क्या मतलब हुआ? किसी न किसी के बराबर में सेम आ रहा, सबका सेम आउटकम आया, इसका ये मतलब हुआ कि सबका आउटकम सेम ही होगा, है ना। देखो ध्यान से, किसी को प्रेजेंट नहीं मिला, इसका क्या मतलब है? तो इसमें फेवरेबल आउटकम्स क्या क्या है? एक तो आ जाएगा HH 6 टाइम HH हो जाए, 6 टाइम TTT हो जाए, 2 तो ये पॉसिबिलिटी है। और देखना पड़ेगा कि ऐसा कब है, तो आउटकम लिखना थोड़ा मुश्किल है यहाँ पे, नहीं ये थोड़े मतलब टाइम टेकिंग क्वेश्चन हो गया। सॉल्व तो होगा बट तुम्हें ढूंढना पड़ेगा। ये 64 आउटकम्स हैं, सो बेटर है भले यहाँ n मोर देन 5 बोला है, लेकिन मुझे लग रहा है n छोटा भी लेंगे तब भी आंसर बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मतलब n को अगर मैं 3 ले लेता या 4 ले लो तब भी, तो उससे कैलकुलेशन इजी रहेगा। तो तुम आइडिया के लिए, जैसे 6 के लिए सोचना मुश्किल हो रहा है ना, अगर मैं 3 ले लूं मान लो, तो उसके हिसाब से सोच सकते हैं 3 के लिए इजिली, है ना। ये है 4 के लिए इजीली सोच सकते हैं कि 4 के लिए सिर्फ 16 आउटकम होंगे, है ना। हाँ 4 के लिए सिर्फ 16 आउटकम होंगे, तो उसमें हम आउटकम वाइज सोच सकते हैं कि क्या होगा। तो वैसा एक्सपेरिमेंट करके देखो, नहीं तो यहाँ 64 आउटकम लिखो, फिर उस आउटकम में करस्पॉन्डिंग हर आउटकम, देखो सैंपल स्पेस क्या करता है, सॉरी रैंडम वेरिएबल क्या करता है, सैंपल स्पेस के एलिमेंट को किसी नंबर में मैप करता है ना। हमें वही तो देखना है कि 0 को कितने आउटकम मैप कर रहा है, 1 को कितने आउटकम मैप कर रहा है, 2 को कितने मैप कर रहा है, फिर उसके हिसाब से आंसर आ जाएगा। ये है, ये हालांकि कोई स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है, मतलब इस तरह कुछ ना बहुत सारे स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स हैं जो इनिशियली थोड़े डिफिकल्ट प्रॉब्लम थे, बाद में सॉल्व हुए, तो अब जैसे बुक्स में आ रहे हैं, तो इस तरह से है। कोई डिस्ट्रीब्यूशन टाइप की तुम्हें लग रहा है फॉलो करेगा। तुम सोचो 2 आउटकम तो मुझे दिख गए, ऐसे ही तीसरा चौथा देखना पड़ेगा कैसे आउटकम्स हैं। तो थोड़े छोटे के लिए ट्राई करके देखो, तुम एक्सपेरिमेंट करो। 3 के लिए जैसे मैं तुम्हें आइडिया देता हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा तुम्हें सॉल्व करने में, क्योंकि तुम्हें आउटकम काउंट करना पड़ेगा कि x बराबर 0 मतलब किसी को प्रेजेंट नहीं मिला। तो जैसे एग्जांपल के लिए मैं बोल रहा हूँ, जैसे HT 6 हो गया, है ना। जैसे ये केस है फॉर एग्जांपल, तो इसमें क्या होगा कि इसके एक साइड वाला टेल है, दूसरा साइड भी टेल है, ऐसा है ना ये, तो इस तरह से है। अब जैसे तो ये इसको मिलेगा, इसको मिलेगा, इसको भी मिलेगा, तो इस केस में सबको मिलेगा। तो यहाँ पे है ना, ये वाला केस देख लो, सबको मिलेगा ना, क्योंकि सबके कंसेक्यूटिव अलग अलग हैं। तो ये एक आउटकम है जिसके करस्पॉन्डिंग जैसे TH, ये भी एक आउटकम है 6, तो इसके करस्पॉन्डिंग x की वैल्यू 6 है। तुम्हें करना क्या पड़ेगा, यू हैव टू राइट द सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस में फेवरेबल आउटकम ढूंढना है, जैसे मैं ढूंढ रहा हूँ कि इन दोनों आउटकम, इसके करस्पॉन्डिंग 6 आया x की वैल्यू,
इसके करस्पॉन्डिंग 6 आया। तो बेटर है मैं तुम्हें आसान के लिए समझा देता हूँ, तुम उस तरह से एक्सपेरिमेंट करो। मतलब इसमें बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, कैलकुलेशन है जस्ट। जैसे अगर 3 होता तो हमारा सैंपल स्पेस क्या होता, HHH, HHT, HTH, HTT, THH, THT, TTH एंड TTT। सोचो अब यहाँ मैं 3% की जस्ट बात कर रहा हूँ, 1 2 3, ठीक, 3 लोगों ने टॉस किए। अब यहाँ पे तुमसे पूछूं कि x है नंबर ऑफ पीपल हु गॉट प्रेजेंट, तो x की वैल्यू 0 1 2 होगी। अब मैं तुमसे पूछूं x बराबर 0 के करस्पॉन्डिंग फेवरेबल आउटकम बताओ, क्या क्या होगा। सोचो किसी को गिफ्ट कब नहीं मिलेगा, क्या क्या आउटकम होंगे, एक तो ये होगा और एक ये होगा, ये तो होगा ही ना, क्योंकि इसके गिफ्ट कब मिलेंगे, जब साइड वाले का डिफरेंट आउटकम हो उससे। तो यहाँ तो हाँ, और बताओ दूसरा वाला होगा कि नहीं। तो ये H के साइड वाले को T है, H है तो नहीं मिलेगा क्योंकि सेम आ गया। इस H को मिलेगा, नहीं मिलेगा। इसके बगल वाले को तो ये भी फेवरेबल आउटकम है 0 के करस्पॉन्डिंग। ये बताओ इसमें T को मिलेगा तो 1% विल गेट द प्राइस, है ना। T यहाँ पे सेकंड में मिलेगा ना सर, किसको मिलेगा, दोनों टेल को मिलेगा ना, दोनों तरफ हेड है सर। हाँ यस यस यस, हाँ वो मैं मिस कर दिया, सही कह रहा हूँ, क्योंकि ये टेल के बगल वाले को हेड है और इधर वाले का भी हेड है, क्योंकि इधर वाला ये है ना, क्योंकि सर्कुलर में लिख सकते हैं हम इसको। हाँ इसको मिल जाएगा। तो और कोई पॉसिबिलिटी है, देखो 0 है करस्पॉन्डिंग, 0 है करस्पॉन्डिंग फेवरेबल आउटकम ढूंढना है। मतलब इस तरह कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है कि फेवरेबल आउटकम ढूंढो, फिर प्रोबेबिलिटी निकालो, फिर पीएमएफ आ जाएगा। तो तुमने अगर पीएमएफ निकाल लिए जैसे 0 1 2, तो ये x है, अब यहाँ से px निकालो, करस्पॉन्डिंग टोटल 8 आउटकम है, ढूंढो कितने हैं, उसके हिसाब से प्रोबेबिलिटी निकालो। देखो बताओ ठीक है, 2 ही आउटकम होंगे। तो यहाँ जैसे 2 हो गया, H H H तुम चेक कर लो, और T T T हो गया, ये हो गया 2 आउटकम। तो इसकी प्रोबेबिलिटी 2/8 हो गई। ऐसे ही प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 1। अब 1% विल गेट द प्रेजेंट, मतलब उन 3 में एक ऐसा होगा, जस्ट एक ही होगा जिसके दोनों साइड डिफरेंट आउटकम होंगे, उससे अलग होगा। तो उस तरीके से तुम काउंट कर लो, कुछ आएगा। फिर x बराबर 2 का काउंट कर लो, कुछ आएगा। फिर आउटकम मिल गया, पीएमएफ आ गया, पीएमएफ आ गया तो मीन वेरिएंस आ जाएगा। एक तो ये तरीका है, तो सेम यहाँ पे करना पड़ेगा। ये तो लॉन्ग कट हो गया ना, कि सैंपल स्पेस के थ्रू जा रहे हैं। दूसरा केस है काउंटिंग के थ्रू, हम भी सैंपल स्पेस पूरा लिखे फिर उसके थ्रू गए। दूसरा पॉसिबिलिटी है काउंटिंग के थ्रू जाना पड़ेगा। तो काउंटिंग के थ्रू होगा तो मतलब ऐसा नहीं होगा, बट हमें काफी सोचना पड़ेगा कि, क्योंकि ये इमेजिनेशन पे हो गया ना काउंटिंग में, फिर तो वैसे आपको वो करना पड़ेगा। हाँ मतलब वही ट्राई करना पड़ेगा तुम्हें उसके हिसाब से कि हाँ एग्जाम में भी अगर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं उस समय स्किप करो, करने की जरूरत है नहीं एग्जाम में। तो ये बाद में तुम सीखने के लिए कर सकते हो। सॉल्यूशन गूगल पर, हाँ सोल्यूशन मिल जाएगा गूगल पे ना। हाँ सर तो कैसे किया है, बहुत बहुत बार मतलब ये एग्जाम में नहीं होगा। हाँ नहीं देखो, तो जब एग्जांपल के लिए इसको सॉल्यूशन जानना हो तो वर्ड टू वर्ड, चाहे अगर कॉपी हो रहा कॉपी करके गूगल पे पेस्ट कर दो, तो तुम्हें बहुत सारे डिफरेंट अप्रोच दिखेंगे। कई लोगों ने सॉल्व किया होगा किसी और अप्रोच से, किसी ने किसी और अप्रोच से। तो देखोगे एक ही क्वेश्चन के 4 5 10 तरीके हैं, तुम्हें ऐसा मिल जाएगा। गूगल पे जस्ट इसको कॉपी पेस्ट कर लो या वर्ड टू वर्ड टाइप कर दो, एंटर करो, तुम्हें देखो बहुत सारे सॉल्यूशन मिल जाएंगे। ये है तो वहां तुम देख सकते हो कैसे कैसे सॉल्व किया है। तो मेन तो सीखना ही है इस तरह से। तो एक अप्रोच मैंने बताया सैंपल स्पेस के थ्रू। नेक्स्ट क्या था भाई 15। तो 15 में क्या डाउट है, ये तो इजी सा है, जस्ट चेक करो इसमें। तो भले सीक्वेंस कह रहा है लेकिन मतलब जब k टेंड्स टू इंफिनिटी लोगे तो सीरीज बन गई। सीरीज का टेस्ट लगा लो, जैसे अभी लगा रहे थे कॉची कंडेंसेशन टेस्ट, अप्लाई करके देखो आ जाएगा। ठीक है ना, देखो करके। सर वो -1 से प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा चलिए देखते हैं। तो हमें क्या करना होता है, हमें सीक्वेंस का कन्वर्जेंस देखना है। तो इसके k टेंड्स टू इंफिनिटी ले लेते हैं, तो ये बन जाएगी
k फ्रॉम, एक तो यहाँ n लिखा है वहां k लिखा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ n स्टार्ट हो रहा है 2 से, k को मैंने इंफिनिटी कर दिया, तो ये हो गया -1 की पावर n अपॉन n ln n। चलो तो इसमें लगाते हैं कॉची कंडेंसेशन टेस्ट। तो -1 हम क्या करते हैं कॉची कंडेंसेशन टेस्ट में, क्या करते हैं कि वैसे भी तुम टेस्ट कर सकते हो इसको, n ln n है ना, तो वैसे अगर टेस्ट करो तो क्या होगा, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगा। अच्छा होता है ना, नहीं, मैं अगर ये पूछूं जस्ट n ln n ये कन्वर्जेंट है कि नहीं, इसको टेस्ट करो। मैं एब्सोल्युटली कन्वर्जेंस चेक कर रहा हूं, मॉड ले लिया मैंने पहले ही, तो यहाँ पे होगा 2 की पावर n और 1/2 की पावर n, सो यहाँ आ जाएगा log 2 की पावर n, सो n ln 2, तो ये तो कट गया, तो ये कन्वर्जेंट नहीं है एक्चुअली, सो एब्सोल्युटली तो नहीं है, तो वाला के चेक ही करना पड़ेगा। तो डायरेक्ट, हाँ भाई कोई बता रहा था, बताओ क्या कह रहे थे, कुछ अप्रोच रोहन। सर अगर डिक्रीजिंग प्रूफ करते 1/n ln n को, यस हाँ, तो वो मतलब क्या होता है उसको ऑल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट या लेबनिज टेस्ट भी बोलते हैं। तो इसको अगर डिक्रीजिंग प्रूफ कर दो तो 1/x log x, इसको डिफरेंशिएट करो, क्या ये डिक्रीजिंग फंक्शन होगा? देखो अगर ये ऐसे डिक्रीजिंग हुआ तो भी काम हो जाएगा, और डिक्रीजिंग ही लग रहा है। क्योंकि x की वैल्यू बढ़ाएंगे तो वैल्यू तो घटेगी, ऐसा लग तो रहा है, देख लो। तो यहाँ से सर पॉइंट और लिमिट 0 हो जाएगी, डिक्रीजिंग हो जाएगी, लेबनिज से हो जाएगा। लेबनिज से हाँ सर पॉइंट लेके देखा डिक्रीज हो रहा है। हाँ, या डिफरेंट इनिशियली 1 2 3 4, तो ऑल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट लगा लो, उससे भी हो जाएगा। और अगर हम ऑल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट, लेबनिज टेस्ट, क्या होना चाहिए, an की लिमिट 0 होनी चाहिए, an डिक्रीजिंग होनी चाहिए, -1 की पावर n an, तो उससे आ जाएगा। दूसरा तरीका जो हम कह रहे थे, तो उस तरीके से क्या ऑल्टरनेटिंग सीरीज में हम ये लगा सकते हैं, कौन सा टेस्ट अप्लाई, कॉची कंडेंसेशन टेस्ट लगा सकते हैं हम ऑल्टरनेटिंग सीरीज वाले में, बताओ। नहीं लगा सकते उसमें, नहीं लगा, और उसमें मतलब डिक्रीजिंग होना चाहिए बस। ऐसे तो प्रूव हो गया ये, तो नॉन नेगेटिव रियल नंबर के लिए है ना ये, मतलब ये है जो कॉची कंडेंसेशन टेस्ट है, ये नॉन नेगेटिव के लिए है ना, ये जो कहता है कि an be a नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स, तो उसके लिए है, 0 से स्टार्ट होगा और नॉन डिक्रीजिंग fn। कोई दिक्कत नहीं, जो ऑल्टरनेटिव सीरीज टेस्ट से करो हो जाएगा। तो यू सी दिस टर्म 1/n ln n is decreasing and this goes to 0, तो ये कन्वर्जेंट है, तो यहाँ क्या दे रखा रहता है, कन्वर्जेंस को फाइनाइट नंबर, ठीक है भाई, देख लो, तो इसमें से हो जाएगा। सर ये मेरा 19 वाले का आंसर, मतलब मैच नहीं। अब ईशान, इज इट फाइन कि नहीं, तुम्हें क्या दिक्कत है, तो इजी था ना, ऑल्टरनेटिव सीरीज टेस्ट उससे हो जाएगा। तो ये वाले में सर थोड़ा बता दीजिए। 19, अच्छा लेबनिज से लगा के किया था, इसमें एक्सेस कॉल में भी देंगे एक साथ कैसे? इसमें 2 वेरिएबल है ना, तो 2 वेरिएबल में क्या करते हो तुम, यहाँ तुम्हारे पास fx जो है 1 प्लस 2 से x minus t ft dt अपॉन एक्स स्क्वायर है, ठीक। तो क्या करना है तुम्हें, f'2 चाहिए, तो f'2 के पहले f' निकालो उससे पहले, और f' निकाल लेंगे तो बाद में 2 रख देंगे। तो f' जब निकालोगे तो क्या करोगे, तो इसका डेरिवेटिव तो 1 तो खत्म हो जाएगा, 0 हो गया,
सो मेनली तुम्हें डिफरेंशिएट करना है इसको 2 से x माइनस टी, अच्छा इसमें भी एफ एक्स आ रहा है एफ टी डी टी और अपॉन में एक्स स्क्वायर, तो यहाँ कोसेंट रूल लगाना पड़ेगा u अपॉन v। सर तो काफी लंबा हो जाएगा ना सर ये। देखो क्या है, सॉल्व तो करना ही पड़ेगा, देखते हैं। तो क्या होगा u अपॉन v, तो क्या करते हो तुम डिनोमिनेटर में v स्क्वायर, u का डेरिवेटिव और v एज इट इज, तो x स्क्वायर एज इट इज, इसको डिफरेंशिएट करो। तो डिफरेंशिएट करने के लिए क्या करते हो तुम, पहले तो x की जगह मतलब t की जगह x रख दोगे, क्या बनेगा t की जगह x रखोगे तो क्या होगा, ये 0 हो जाएगा पहला। आगे क्या आता है 2 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। फिर एक बार तुम x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करोगे, यही करते हैं ना, क्या होता है 2 वेरिएबल का अच्छा यही करते d अपॉन dx ऑफ, मान लो फॉर एग्जांपल 0 टू अभी fx है लेट्स से, और यहाँ पे g ऑफ t कॉमा x dt है। तो क्या करते हैं, इसका क्या फॉर्मूला है, पहला तो ये करोगे तो मान लो तुम g ऑफ fx कॉमा x इंटू f डैश x प्लस इंटीग्रेशन 0 टू ft, अब जो इनसाइड है उसको डिफरेंशिएट करेंगे हम, मतलब पार्शियली कर सकते हो, डेल अपॉन डेल x, ये ना, और g ऑफ t कॉमा x dt, देख लो भाई फॉर्मूला, ठीक है। सही है सर। 2 वेरिएबल है तब ऐसा करते हैं, 1 वेरिएबल का सीधा हो जाता है ना, यहाँ पे 2 वेरिएबल है तो इसलिए ऐसा करना पड़ता है, क्योंकि 1 वेरिएबल में 0 ही हो जाता है, यहाँ सिर्फ t का फंक्शन होगा तो ये चीज 0 हो जाएगी। तो लगाओ इसको सेम चीज यहाँ पे, कि यहाँ तुम्हारा 2 वेरिएबल का फंक्शन है, तो पहले मैंने डायरेक्टली t को x रख दिया जैसे यहाँ पे किया, इसमें t की जगह x fx रख दिया हमने जैसे सिंपली, और वैसे ही हो गया। तो x रखो तो यहाँ x रखोगे 0 हो गया, जब 2 रखो तभी तो 0, 2 का डेरिवेटिव 0। अगला क्या होगा, इंटीग्रेशन 2 से x, और इसको डिफरेंशिएट करोगे तो x के रेस्पेक्ट में, एफटीडीटी हो जाएगा सर। तो x का 1 हो जाएगा, तो जस्ट 1 और ft dt रहेगा, ft dt, तो ये क्या हुआ तुम्हारा u का डेरिवेटिव हो गया, माइनस अब u एज इट इज v का डेरिवेटिव 2x, अब यहाँ 2 से x माइनस t ft dt, लेकिन यहाँ क्या है कि दोनों टर्म 0 हो जाएंगे बाद में, देखो तो ft dt ये बन गया। तुमने क्या निकाला f डैश x, तुम्हें क्या चाहिए था f डैश 2, तो f डैश x निकाला तुमने, अब f डैश 2 रखो, तो यहाँ 2 से 2 इंटीग्रेशन क्या होगा 0 हो जाएगा, 2 से 2 क्या होगा, ये भी 0। तो पूरा क्या हो गया, जी तो कुछ करना ही नहीं है। हम देख रहे थे सर काफी ये बड़ा जा रहा था, मुझे लग रहा था कि हिसाब गलत है ना, तो कुछ करना ही नहीं, 2 से 2, क्योंकि लिमिट 2 से 2 तो दिख रहा था वहां से, तो 2 से 2 है तो 0 ही हो जाना एट द एंड, चाहे फंक्शन कुछ भी हो। तो बस f डैश 2 0 हो गई, डायरेक्टली आ गया, तो हमें जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो ये था 19 और है ना, ठीक है, ये था तुम्हारा 15 था सारी, आप पता नहीं कौन सा है ना। तो नेक्स्ट क्या है 20 कह रहा है कि 20 तो आसान है, तुम लोग क्यों डाउट आता है इसमें, आंसर मैच नहीं कर रहा है क्या तुम्हें, आंसर मैच नहीं कर। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन खोलना आता है, तुम ये बताओ मुझे, बॉक्स x मोर देन हाफ का मतलब क्या है, तुम ये समझाओ मुझे, चलो ये बताओ। अच्छा ये तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट ले लेता हूं मैं, लेस देन हां मैं 1 माइनस रे किया था। आसान क्वेश्चन है ये, पहले भी हमने सॉल्व किया है, ये शायद पहले भी क्वेश्चन आया था टेस्ट में, पता नहीं पूछा किसी ने पहले है। तो ये 15, ये कौन सा है, सॉरी 20वां क्वेश्चन है। तो 20वां में क्या है भाई, देखो यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x प्लस वाई मोर देन 1/2 है। पहला देखो ध्यान से, सपोर्ट क्या है, x 0 से 2 में, y 0 से 2 में, तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या हो सकती है, रेंज क्या है x प्लस वाई का, सपोर्ट लिख के बताओ। 0 से 4। हाँ 0 से 4, क्योंकि
x 0 से 2 है, y 0 से 2 है, तो x प्लस वाई 0 से 4 होगा, सो दिस इज 0 to 4। ठीक है, तो ध्यान ये रखना कि तुम्हारा ये 0 से 4। अच्छा, तुम ये भी दिमाग लगाओ कि अगर x 0 से 4 में है तो x प्लस वाई का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या क्या हो सकती है। यू कैन एक्सक्लूड एंड पॉइंट, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो प्रोबेबिलिटी 0 ही हो जाना है एंड पॉइंट पे, 0 1 0 4 3 है ना। तो ये इनइक्वालिटी तुम अभी अवॉइड करो, चलो ठीक है। 1 2 3 होगा। तो क्योंकि एग्जैक्ट पॉइंट पे कोई दिक्कत नहीं, तो 0 से 1 के बीच में रहेगा तो 0, 1 से 2 के बीच में है तो 1, 2 से 3 के बीच में है तो 2, 3 से 4 के बीच में है तो 3। 4 तुम लिखना चाहो बट 4 पे प्रोबेबिलिटी 0 ही हो जानी है, क्योंकि यहाँ तो अलाउड है, यहाँ 4 तक ही है, तो मेनली हमारा काम के लिए इतना ही काफी है, 0 1 2 3। तो क्योंकि x प्लस वाई इक्वल टू 4 की प्रोबेबिलिटी 0 होगी, ठीक है ना, क्योंकि लाइन पे प्रोबेबिलिटी 0 होता है 2D में, पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी 0 होता है 1D में, ठीक है ना, कंटिन्यूअस के लिए। तो ठीक है, यही काफी है। अब नाउ यू सी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x प्लस वाई मोर देन हाफ है, तो कॉम्प्लीमेंट ले लो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू हाफ है। अब तुम खुद ही डिसाइड करो, थोड़े से टाइम लो, अब बताओ इसमें कि बॉक्स x की पॉसिबल वैल्यू क्या क्या थी, 0 1 2 3, तो क्या इसमें फेवरेबल आउटकम कौन सा है, जस्ट 0, और ये जस्ट 0 है। नाउ यू थिंक कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x प्लस वाई 0 कब होती है, सो व्हाट इज रेंज ऑफ x प्लस वाई, 0 से 1, 0 to 0 0 to 1, 0 से 1 के बीच में 0 आएगा। अब ये इंटीग्रेट करना आसान नहीं है, क्या करेंगे, अब यहां से 1 माइनस डबल इंटीग्रेशन जॉइंट पीडीएफ जो कि 1/4 है dy dx, ठीक। अल्लाह ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है 0 2 0 2, तो एरिया से भी काम कर सकते हो तुम, एरिया ऑफ दिस इवेंट अपॉन एरिया ऑफ सैंपल स्पेस, ये तुम्हारा सपोर्ट है। x 0 से 2 y 0 से 2, x प्लस वाई इक्वल टू 0, तो वो तो ये लाइन है, x प्लस वाई इक्वल टू 0 मतलब y बराबर माइनस x, x प्लस वाई इक्वल टू 1, तो वो ये वाली लाइन होगी, बीच में 1 पे जाएगी। सी दिस इज इजी क्वेश्चन, बस तुम दोबारा ट्राई करते तो हो जाता, तुम लोग एक बार ही ट्राई करते हो जाए, तुम ये ट्राई दोबारा ट्राई करके देखो। सो 1 हो गया ये, तो सिंपली या तो ग्राफ से कटो, तुम्हारा रीजन है x प्लस वाई 0 से 1, दिस इज योर रीजन, तो एरिया ऑफ दिस ब्लैक शेडेड रीजन अपॉन टोटल सैंपल स्पेस, तो उससे भी काम हो जाएगा, क्योंकि ये यूनिफॉर्म 0 2 पे है, x y यहाँ इंडिपेंडेंट है और x यूनिफॉर्म 0 2 y यूनिफॉर्म 0 2, सो मतलब ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, एरिया ऑफ दिस इवेंट अपॉन एरिया ऑफ सैंपल स्पेस, तो सैंपल स्पेस का एरिया 4 है, टोटल स्क्वायर का एरिया 4 है ना, और इस ट्रायंगल का एरिया कितना है, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, तो 1/2 देखो है ना, 1/2 इंटू 1 इंटू 1, तो 1 माइनस 1/8 7/8, ठीक है भाई। देखो क्या डाउट है बताओ, इजी था ना ये, बस थोड़ा सा पेशेंस रख के ट्राई करो। लगे कॉन्सेप्ट है इसमें, पहले तो ग्रेटेस्ट फंक्शन का कॉन्सेप्ट है, फिर यहाँ पे इसको ओपन करना है एंड देन यू हैव टू मेक दिस यूनिफॉर्म था, वरना तो आप डबल इंटीग्रेशन करके भी करोगे तभी सेम आएगा। डबल इंटीग्रेशन करते थे ऐसा होता, अगर इसकी प्रोबेबिलिटी तुम निकालोगे, इफ यू फाइंड दिस थिंग यूजिंग डबल इंटीग्रेशन, तो 1/4 dy dx, y की लिमिट 0 to 1 minus x की लिमिट 0 to 1, इससे भी आ जाएगा, तभी आंसर यही आएगा, तभी ये 1/8 ही देगा ये, 21 ठीक है ना। 21 ये कह रहा है कि x1 x2 xn be a random variable sample from normal 0 sigma square, the unbiased estimator of s, ये पहले भी आया एक्चुअली, जस्ट फॉर्मूला है, तो यहां से मान लो तुम्हारे पास है अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ दिस,
क्या फॉर्मूला था इसका, हमने देखा था ना। यहाँ देखो एस स्क्वायर तुम्हारा क्या बनेगा, यहाँ पे क्या होता है एस स्क्वायर, 1/n-1 समेशन xi माइनस x बार, लेकिन यहाँ तो म्यू तुम्हारा 0 है, सो म्यू तुम्हारा 0 है, तो जब म्यू 0, हाँ हाँ क्या, सो हमें क्या करना होता है जब मीन गिवन होता है तो एक फॉर्मूला था ना हमारा एस स्क्वायर के टर्म में, तो उससे नहीं आ जाएगा। यहाँ सैंपल क्या साइज n का है, क्योंकि उसे प्रूफ नहीं करो, प्रूफ करने जाओगे ना टाइम लगेगा। प्रूफ कर सकते हो ऐसे, इसका अगर प्रूफ देखना है तुम्हें तो प्रूफ भी कर सकते हो कि छोड़ो, एनीवे यहां से मैं क्या करता हूं, समेशन xi स्क्वायर i फ्रॉम 1 to n, इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, एक मिनट, xi इज नॉर्मल 0 सिग्मा स्क्वायर, xi अपॉन सिग्मा इज नॉर्मल 0 1, xi स्क्वायर अपॉन सिग्मा स्क्वायर इज chi स्क्वायर 1, तो समेशन xi स्क्वायर अपॉन सिग्मा स्क्वायर i फ्रॉम 1 to n इज chi स्क्वायर n, यहां तक ओके है। अब तुम्हें अगर प्रूफ करने का मन हो तो देखो, तो यहां से जैसे इन्होंने नाम दिया ना समेशन xi स्क्वायर, जिसको तुम लिख सकते हो 1 बाई, सो लेट्स से t है मेरा यहाँ पे समेशन xi स्क्वायर i फ्रॉम 1 to n, ठीक। तो यहाँ से t ये क्या आ गया, t अपॉन सिग्मा स्क्वायर का डिस्ट्रीब्यूशन है chi स्क्वायर n, ओके। तो यहाँ पर सर chi स्क्वायर n लेंगे या n नहीं, हम तो डिस्ट्रीब्यूशन वो लिए हैं, तो मीन गिवन है ना, तो chi स्क्वायर n हो। जब मीन गिवन नहीं होता है तब जाके वहाँ x बार यूज होता, हमने तो यहाँ मीन 0 है ना, तो chi स्क्वायर n होगा। जब मीन अननोन होता है, यहाँ मीन तो नोन है, तो मीन अननोन है तो chi स्क्वायर n। अब बताओ यहां से क्या करोगे, एक्सपेक्टेशन तुमसे अगर पूछा जाए, एक्सपेक्टेशन ऑफ रूट अंडर टी निकाल पाओगे यहां से, अगर ये मान लो कुछ नया इसका नाम, अगर इससे प्रॉब्लम हो तभी इसको कुछ नाम दे दो, है ना। सो एक काम करो, इसको कुछ नाम दो, लेट्स से अभी मैं इसका नाम क्या रख दूं, y, चलो y रख देता हूं अभी के लिए, दिस इज योर y। तो y का डिस्ट्रीब्यूशन है chi स्क्वायर n, तो अगर y का डिस्ट्रीब्यूशन है chi स्क्वायर n, सो दिस y इज, मैं प्रॉपर प्रूफ बता रहा हूं, ऐसे इजीली हो जाएगा जिनको पहले से पता है। देखो पहले से फॉर्मूला तुम्हें याद है ना, वो अनबायस एस्टिमेटर क्या होता था उसका, किसी को फॉर्मूला पहले क्वेश्चन आया ना, जैसे हम लोग लिखते हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ एस स्क्वायर इज सिग्मा स्क्वायर, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ व्हाट इज सिग्मा, ये फॉर्मूला बताओ कोई जिसको याद हो, ये पहले हमने हमारे पास आ चुका है ये। सो व्हाट इज दैट एस्टिमेटर व्हिच इज अनबायस एस्टिमेटर ऑफ सिग्मा, इसी का टर्म में कुछ आएगा, किसको भी याद नहीं है, तो नहीं याद है प्रूफ करना पड़ेगा। तो प्रूफ कैसे करो मैं बता देता हूं, देखो y इज chi स्क्वायर n, chi स्क्वायर n क्या होता है, गामा n बाई 2 1 बाई 2, सो y इज गामा n बाई 2 1, वो प्रूफ से ही आया जो मैं पूछ रहा था तुमसे, उसी से आएगा। तो e of n minus सर n minus 1 s square by sigma square वो chi square n minus 1 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फॉलो करता है, और वहां पर तो उसको हम एक्सपेक्टेशन लेंगे तो वो x square by नहीं, अरे मुझे थ्योरी नहीं चाहिए, मैं आंसर पूछ रहा हूँ, सीधा सीधा आंसर बताओ, जो आप मुझे कह रहे हो वो करके दिखाओ, वो मैं नहीं करूंगा, आप जो मुझे बता रहे हो ना वो आप लिख के कैलकुलेशन करके मुझे आंसर बताओ, ये सो आप कैलकुलेशन करो जो मुझे बता रहे हो, उससे आंसर बताओ। ये फॉर्मूला पहले आया है, टेस्ट में आ चुका है, मुझे भी याद नहीं है, मैं तेरे को याद रखना, क्योंकि प्रूफ करना, अब मैं प्रूफ करूंगा इसको, फिर अगर याद नहीं है तो तुम याद रखो, एग्जाम में प्रूफ करना मुश्किल रहेगा ना, तुम्हें याद रखना पड़ेगा व्हाट इज अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ सिग्मा। ये बुक में भी है, रोहतगी में भी है, कैसे लेवल में भी है, वो
फॉर्मूला एक जगह दे रखा होगा जहाँ पे अनबैलेंसनेस जहाँ पे होगा। देखो तो यहाँ से मैं ये पूछ रहा हूँ, अब यहाँ से y का पीडीएफ मुझे पता है, क्या है पीडीएफ जी, 1 गामा n बाई टू, 2 की पावर n बाई टू, मतलब 1/2 की पावर होता है यहाँ पे, सो y की पावर n बाई टू माइनस 1, e की पावर क्या लिखते हैं माइनस y/2, ये हो गया, ये पीडीएफ है। अब मैं पूछने जा रहा हूं क्या एक्सपेक्टेशन ऑफ रूट y आप लोग निकाल सकते हो, बताओ भाई, एक्सपेक्टेशन रूट y आएगा 0 से इंफिनिटी रूट अंडर y पीडीएफ ऑफ y dy। अब ये सब कैलकुलेशन बुक में ऑलरेडी किए होते हैं जो मैं कर रहा हूं, तो यहां से तुम्हारे पास ये निकालो क्या आएगा, तो ये वही कुछ आएगा, इस तरह से आएगा गामा n/2 अपॉन गामा n+1/2, इस तरह से कुछ आएगा। अब यहाँ देखना पड़ेगा क्या आएगा, सो उस तरीके से कुछ आएगा, तो ये तुम्हें डिराइव करके देखो क्या आता है, उससे आंसर आ जाएगा। तो इससे जो भी आंसर आएगा, रूट y का मतलब क्या, y मैंने किसका नाम दिया है, इसका, तुम्हें क्या चाहिए, ये जो क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ समेशन ये मेरा t है, तो यहाँ से अगर रूट y मुझे मिल जाएगा तो y मेरा क्या है, तो यहाँ से आ गया एक्सपेक्टेशन, रूट y को रखूंगा तो रूट अंडर t अपॉन सिग्मा हो जाएगा, वो ये जो भी आएगा वो आ जाएगा। तो जो भी यहाँ पे आंसर आया तो यहाँ से नहीं आ जाएगा ये, सो ये तुम याद रखो तो बेटर रहेगा, नहीं याद रखोगे तो तुम्हें प्रूव करना पड़ेगा। दिस टाइम सिग्मा, अब यहाँ जो भी आंसर आएगा, मान लो जो k आया फॉर एग्जांपल, दिस इज अ नंबर k, वो क्या नंबर है वो तुम्हें निकालना है, k, ये क्या हो जाएगा k टाइम सिग्मा, होपफुली दैट k इज दिस वन। तो यहां से ये निकालना है तुम्हें, देन द अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ सिग्मा पूछ रहा है ना, ये सिग्मा ही तो पूछ रहा है, तो इसका मतलब k को वहां शिफ्ट करना पड़ेगा, तो इसका मतलब ये पूरा प्रॉपर प्रूफ का तुम्हें रास्ता बता दिया। अब तुम प्रूफ करना और इसको याद भी रखना ताकि अगली बार प्रूफ ना करना पड़े, याद रहेगा तो इजी रहेगा। सो रूट अंडर t अपॉन k, जो भी ये k आएगा दैट इज योर सिग्मा। सो दिस रूट अंडर t अपॉन k इज द अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ सिग्मा। अब ये k कैसे निकलेगा, तो यहाँ से निकलेगा। अब ये रूट y का तुम्हें मीन निकालना है, यहाँ इंटीग्रेशन आसान सा है, देखो ध्यान से सिंप्लीफाई करके तो आ जाएगा। मे बी वहां तो मुझे लग रहा है तो यही आएगा, तो ये आएगा रूट 2 टाइम, सो दैट k में बी है ना, इसका रेसिप्रोकल होगा ना, तभी तो उधर जाके वैसा बनेगा। तो ये तुम्हारा आएगा k में भी, मैं गेस कर रहा हूं, तुम्हें सिंप्लीफाई करना है इसको। सो दिस विल बी गामा n+1/2 अपॉन गामा n/2 और बाहर रूट 2 रहेगा इनटू रूट अंडर 2। नहीं रूट अभी किसके साथ है, उसके साथ है ना, अपॉन सर ऊपर आएगा गामा n+1/2 इनटू रूट 2, नीचे गामा n/2। पक्का सिंप्लीफाई करके देखना पड़ेगा तुम्हें। ये रूट 2 किसके साथ है, अभी अभी तो गामा n/2 के साथ है ना, तो रूट t है ना, यहाँ पे रूट 2 आएगा, देखो रूट 2 डिनोमिनेटर में आएगा, इस तरह से आएगा रूट 2 और गामा n/2, इस तरह सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, यू जस्ट सिंप्लीफाई। तो ये तुम्हारा k मिल जाएगा, k यहाँ रख दो तो मिल जाएगा, देखो आंसर। सो दैट विल बी द अनबायस्ड एस्टिमेटर, ठीक है। तो ये तुम्हारा बस तुम्हारे लिए थोड़ा सा काम छोड़ा है मैंने, और ये भी अगर नहीं होता है तो बताओ, बहुत टाइम मिलेगा, 2 मिनट का काम है। क्या करना है, पीडीएफ रखना है, फिर से आपको y के पावर 1 जैसे बनाने, फिर गामा लगाने हैं, तो वापस गामा का पीडीएफ बना देना है, तो इंटीग्रेशन 1 हो जाएगा। जो एक्स्ट्रा कांस्टेंट बैलेंस करने हैं जस्ट आपको वो कोएफिशिएंट्स, इस तरीके से कर पाओगे प्रूफ। तो यहाँ से अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ सिग्मा आता है, ठीक है, तो वो तुम्हें फाइंड करना है, होपफुली ये क्या आएगा, तो इसको डिराइव करो, आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्या रह गया, सर 22। तो यहाँ कह रहा है कि 10 यूनिट्स आर चूजन बाय सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम द पॉपुलेशन ऑफ साइज दिस, कंसीडर दिस। देखो ठीक है, ये सिंपल रैंडम सैम्पलिंग ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये उसमें आता है, या तो डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट हो गया या उसमें आएगा। तो ये
10 फिर भी ट्राई करके देख सकते हैं क्या कहना चाह रहा है ये, कि 10 यूनिट चूज किया हमने सिंपल रैंडम सैम्पलिंग से, ओके, बिना रिप्लेसमेंट के, फ्रॉम पॉपुलेशन ऑफ साइज 100 में से हमने चूज किया, तो मतलब 1/9 समेशन y माइनस y बार एस स्क्वायर है, ठीक है, मतलब एस स्क्वायर लिखा हुआ है ना ये, तो हाँ, तो पूछ क्या रहा है, व्हाट दे आर आस्किंग, वेयर एस स्क्वायर इज इनवर्स एस्टिमेटर ऑफ सिग्मा स्क्वायर, जो कि ये होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन में समझ ही नहीं आया। अच्छा, ये मुझे पूछना चाह रहा है कि इसका इनवर्स एस्टिमेटर क्या होगा, मुझे ऐसा लग रहा है यही पूछ रहा है ना। देखो एक्चुअली क्वेश्चन थोड़ा सा लैंग्वेज इन्होंने हिला दी है, तो वेयर एस स्क्वायर इज इनवर्स एस्टिमेटर ऑफ सिग्मा स्क्वायर, दैट वी नो एक्चुअली, हाँ, और बीच का लाइन खा गया है, तो मुझे एक्चुअली पूछना चाह रहा है इनवर्स एस्टिमेटर ऑफ दिस इज व्हाट, आपसे ये पूछ रहा है कि इसका, तो आ जाएगा ना, मैं तो क्वेश्चन करेक्ट कर, ये पहले लाइन से मतलब ही नहीं है, कुछ नहीं है, बस ये कहना चाह रहा है कि एस स्क्वायर का मतलब है 1/9 समेशन yi माइनस y बार, हालांकि ये सब अगर आएगा नहीं आपके सिलेबस में, ये सिलेबस का पार्ट है नहीं, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग या रैंक सेट सैम्पलिंग ये सब सिलेबस में नहीं है, आपके अभी सिलेबस में नहीं है जैम गेट में, तो ये तो एस स्क्वायर होता ही है, तो हम तो जानते हैं ई ऑफ एस स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर आता है, आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ दिस 1/100 समेशन y माइनस y बार होल स्क्वायर i फ्रॉम 1 to 100। देखो ध्यान से, मैं 1/100 कॉमन लेता हूँ, तो यहाँ पे क्या करते हैं, एक्सपेक्टेशन, मैंने 1/100 बाहर किया, 99 से मल्टीप्लाई किया, तो ये बनेगा 1/99 समेशन i फ्रॉम 1 to 100 y माइनस y बार होल स्क्वायर। ये किसके इक्वल है, ये किसके इक्वल है, एस स्क्वायर के, और ई ऑफ एस स्क्वायर कितना होगा, तो अच्छा ठीक है ना, तो ई ऑफ एस स्क्वायर कितना होता है, सिग्मा स्क्वायर, ओके, तो यहां से नहीं आ गया, तो हमसे पूछा एक्चुअली गया है कि कौन सा अनबायस्ड एस्टिमेटर है इसका, ये जो दे रखा है ना इसका अनबायस्ड एस्टिमेटर कौन सा, तो मैंने इसी का मीन निकाल दिया, तो यहां से आ गया, देखो, तो हमें क्या करना था, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, जो सिग्मा स्क्वायर उन्होंने दे रखा है, सर वहाँ पे एस स्क्वायर में 1/9 एंड सैंपल अप टू 10 दिया है। हाँ वो तो डिफाइन कर रखा है, वो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग का वो कॉन्सेप्ट है कि 10 यूनिट्स आर चूजन बाय सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, तो हर 10 में वही काम होगा, तो 100 में भी वही होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे समझ आ गया, तो उससे बन जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके आ जाएगा, यहाँ से हमें क्या करना है, अच्छा इसका मैं मीन लेता तो क्या आता, एक्सपेक्टेशन 100/99 एस स्क्वायर, सीधा सीधा मैं सी ऑप्शन पे आ गया हूँ, तो यहाँ से क्या आ जाता 100/99, और एस स्क्वायर का मतलब क्या है, एस स्क्वायर पुट कर दो, तो एस स्क्वायर पुट कर दोगे तो सिग्मा स्क्वायर ही आ जाएगा, अगर आप एस स्क्वायर पुट कर दोगे ना तो क्या हो जाएगा, ये देखो एस स्क्वायर की अगर मैं वैल्यू रख दूं इसके टर्म्स में, तो यहाँ 1/ नहीं, हमें मीन लेना है, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, एक मिनट, यहाँ से ई ऑफ एस स्क्वायर अभी बन रहा है 100 सिग्मा स्क्वायर बाई 99, ऐसा कुछ, तो पूछना क्या चाह रहे थे ये कि दिस, तो ये किसके इक्वल है, ऐसा कुछ पूछ रहा है, बट आ जाएगा, वैसे कुछ पूछना चाह रहा है, बट हमारे सिलेबस के बाहर का है ये, फिर भी मैं कुछ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो वैसा आ जाएगा, सर उल्टा होगा 99 में 200 होगा, नहीं ये हमने कुछ वैसे बनाया है, तो मुझे क्या करना था, जस्ट एस स्क्वायर क्या होता है तुम्हारा 1/9 वो ना, लेकिन मीन लोगे तो सिग्मा स्क्वायर आ जाएगा, सिग्मा स्क्वायर रख दोगे तो ये बन जाएगा, एस स्क्वायर बन जाएगा, ओके, वैसा आ जाएगा, पता नहीं कहना क्या चाह रहा है, इस क्वेश्चन में कंप्लीट भी नहीं पूछ रहा, क्या रहा है कि सिग्मा स्क्वायर के इक्वल है, ऐसा कुछ पूछ रहा है, मतलब ऐसा कुछ होता है, बट एनीवे इसको स्किप करो, ये सिलेबस के बाहर का है ना, क्योंकि ये रैंडम सैंपल्स, ये सिंपल रैंडम सैम्पलिंग आगे जाके आता है, रैंक सेट सैम्पलिंग और ये सब कुछ इस तरह से आएगा, सैम्पलिंग थ्योरी में आता है, तो ये हमारे सिलेबस का नहीं है, तो आउट ऑफ सिलेबस है। नेक्स्ट बताइए,
23, 24 सारे हैं ना, तो इसको छोड़ देना वो वाले। इसमें क्या डाउट है, ये कह रहा है कि एक्स वाई ज्वाइंट दे रखा है मुझे और 4x² प्लस 9y² मोर देन इक्वल टू 1 है। देखो इसका सपोर्ट देखो क्या है, तो ये 4x² प्लस 9y² मोर देन इक्वल टू 1 है। तो यहाँ कुछ ऐसा हो गया, x² बाई 1/4 और y² बाई 1/9 मोर देन इक्वल टू 1। तो हाइपरबोला ही था, तो पूछ क्या रहा है, एक्सपेक्टेशन ऑफ दिस xy मोर देन 0। पहले तो तुम्हें इंटीग्रेट करना पड़ेगा इसको, है ना, k निकालने के लिए, और k निकालने के बाद नहीं भी निकालोगे चल जाएगा। तो एक्सपेक्टेशन पूछा है। सर के निकालने के लिए रेंज क्या होगा वो सर बता दो रखा है कहीं से प्रॉब्लम हो रहा है। ये ग्राफ, यही तो है तुम्हारा रेंज, सपोर्ट दे रखा है ना 4x² प्लस 9y²। इसका ग्राफ पता है, इसका ग्राफ क्या होता है, इक्वल टू पे अभी बनाया था ना हमने ग्राफ, नहीं ये प्लस है ना, सॉरी प्लस है तो क्या बनाएगा, इलिप्स। तो ये तो है, तो यहाँ 1/2 और यहाँ 1/3। अगर माइनस होता बीच में तो वो हाइपरबोला बनता, अभी इलिप्स है क्योंकि बीच में प्लस है तो इलिप्स है। अगर बीच में माइनस होता तो इस तरह का ग्राफ बनता, फिर ये है, लेकिन प्लस है तो ये वाला है ना, जैसे सर्कल जैसे होता है। हाँ रीजन आएगा ना, आउटसाइड, हाँ यहाँ पे आउटसाइड है एक्चुअली ना क्योंकि 0 0 रखेंगे तो सेटिस्फाई नहीं करेगी, तो ये आउटसाइड रीजन है। ओके, इसके बाहर का रीजन है क्योंकि ये तो इक्वलिटी का लाइन ग्राफ था, मोर देन इक्वल टू कर रखा है, तो आउटसाइड रीजन है इसका। ओके, तो अब आपको क्या करना है, एक्सपेक्टेशन इसका निकालना है। तो हम क्या करेंगे, दिस टाइम फंक्शन, सर के की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? हाँ इंटीग्रेट करना होगा, तो इंटीग्रेट में लिमिट क्या लेंगे, है ना, ये सोच रहे हैं आप लोग कि इंटीग्रेशन में लिमिट क्या होगी। तो Yes, कर्व टू इन्फिनिटी, दो पार्ट में कर लेंगे एक बार, है ना। अगर वैसे आप देखोगे तो हमें मोर देन इक्वल देने की क्या जरूरत थी इसको, कॉम्प्लीमेंट ही तो है ना उसका, कोई बात नहीं। तो क्या लिमिट लेंगे, जैसे आप यहाँ से बनाते हैं तो क्या होगा, जैसे यहाँ y की वैल्यू क्या आएगी, सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ सॉल्व कर सकते हैं इक्वल टू 1 रख के, ये आ जाएगी जैसे 1/3 रूट अंडर 1 माइनस 4x², ये बनेगा ना, ये आ गया। तो ये पॉजिटिव साइड है, जब y पॉजिटिव है, इधर y पॉजिटिव है तो वैसा होगा। और यहाँ से इन्फिनिटी, तो जब ज्वाइंट आप लिख रहे होंगे तो जैसे मैं अगर dy dx करता हूँ तो y की लिमिट होगी यहाँ से लेके से इन्फिनिटी, और x की लिमिट क्या होगी, तो उसको पार्ट्स में ब्रेक करना पड़ेगा नहीं, क्योंकि इसमें अलग है, यहाँ पे लिमिट अलग होगा, और इसके बाहर लिमिट माइनस लिमिट से प्लस इन्फिनिटी हो जाएगी। तो अभी इस रीजन पे इंटीग्रेट करना आपको तो 3 पार्ट में करना होगा, इस रीजन पे अलग, इस रीजन पे अलग, आगे अलग। तो यहाँ पे लिमिट जो होगी -1/2 से +1/2, ठीक है, प्लस। तो अभी मैंने सिर्फ इस रीजन पे इंटीग्रेट किया, ऊपर वाले पे, इधर बाकी है, कई सारे इंटीग्रेशन के पार्ट हो जाएंगे, तो लेंथी नहीं हो गया ये, क्योंकि इंटीग्रेट करना भी आसान नहीं होगा। अच्छा, अगर हम ट्रांसफॉर्मेशन से सोचे तो अगर मैं 4x² प्लस 9y² कुछ नाम दे दूं, है ना, यहाँ भी यही पूछना चाह रहा है ना, अरे सो 4x² प्लस 9y² कुछ नाम दे दूं तो क्या होगा,
ऐप खुल जाएगा। ये गया लग रहा है तो दोबारा इसको लॉगिन करना पड़ेगा। ये तो बहुत लेंदी क्वेश्चन है, चलो इसको नेक्स्ट पार्ट कल करते हैं। तो अभी मतलब कल भी फिर मुझे इसी को डिस्कस करना पड़ेगा, तो कल भी मॉक टेस्ट 15 का ही डाउट क्लास होगा, है ना। तो बाकी आप आगे टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो, जैसे अभी कल 16 17 अगला टेस्ट दे सकते हो आप। तो कल हम लोग मॉक टेस्ट 15 का ही डिस्कशन करेंगे, जो क्वेश्चन रह गए। ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी सा लग रहा है, फिर मैं देखता हूँ, इसको स्किप कर सकते हैं फिर। तो कल जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लेना मॉक टेस्ट 15 में जो रह गए वो कल 7 to 9 डिस्कस करते हैं, बाकी शेड्यूल वही है, ठीक है। चलो अभी के लिए थैंक यू, ये स्टॉप करता हूँ आज।